चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द गाइडेंस सेशन और एन ओवरव्यू सेशन ऑफ कैफ वन, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन, एंड कैफ टू, दैट इज टैक्स प्रैक्टिसेस फॉर द अपकमिंग सितंबर 2025 अटेम्प्ट। अच्छा, लास्ट कल की रात में मैंने एक वॉइस नोट भी ग्रुप पे शेयर किया था, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत एजेंडा डिस्कस किया था कि इस गाइडेंस सेशन के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो पहले मैं आपके साथ एक एजेंडा डिस्कस करता हूँ और फिर हम आज की डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। देखिए, जैसे कि रिसेंटली हमारा क्या कहते हैं लास्ट सितंबर 25 के अटेम्प्ट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो ऑब्वियसली हर अटेम्प्ट की ही तरह रीजनेबल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना पेपर क्लियर कर लिया। लेकिन हमारे साथ साथ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना पेपर लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर ना कर सके, तो वो सितंबर 25 के अटेम्प्ट में दोबारा से कैफ वन या कैफ टू के पेपर में रीअपेयर हो रहे होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि चूंकि पीआरसी के अब आपके सेमाइन वाली पेपर हो रहे होते हैं, तो जैसे जैसे उनका पीआरसी क्लियर होता रहता है, वैसे वैसे वो अकॉर्डिंगली अपनी कैफ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो हमारे पास आज के सेशन के अंदर पहले तो अगर मुझे ये बता दें कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी कैफ वन या कैफ टू पढ़ चुके हैं या एक दफ़ा पेपर दे चुके हैं और सितंबर 25 में दोबारा से रीअपेयर हो रहे होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो कि सितंबर 25 के अटेम्प्ट में कैफ वन और कैफ टू में रीअपेयर होंगे? वो ऑलरेडी एक दफ़ा क्लासेस ले चुके हैं, वो ऑलरेडी एक दफ़ा कोर्स कवर कर चुके हैं, वो ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कैफ वन कैफ टू का पेपर ऑलरेडी इन्होंने दिया था स्प्रिंग 2025 में, और वो क्लियर नहीं कर सके होंगे फॉर एनी गुड रीजन, तो वो सितंबर में दोबारा से रीअटेम्प्ट देंगे। जो कितने लोग ऐसे हैं जो कि पहली बार अब पहली अटेम्प्ट देंगे अपनी सितंबर 2025 में कैफ वन और कैफ टू की? आइडियली तो जिन लोगों ने रिप्लाई किया है पहले और अब रिप्लाई नहीं किया, वो सारे के सारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल है कि 50-50% स्टूडेंट ही हैं। आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पहली बार कैफ वन और कैफ टू में अपेयर होंगे, और आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी एक दफ़ा या दो दफ़ा इस सब्जेक्ट में अपेयर हो चुके होंगे। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपके साथ कैफ वन और कैफ टू के हवाले से डिस्कस कर लूँ कि इस सब्जेक्ट में क्या है, कैसे हमारी प्रिपरेशन होगी, कैसे इन सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, और क्या क्या आईकेप के एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है इस हवाले से। और फिर थोड़ा बहुत लास्ट में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि लास्ट अटेम्प्ट का जो पेपर था उसमें एग्जामिनर ने क्या पूछा था और एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशन थी। मेरे हिसाब से उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, मुश्किल था, आसान था, मीडियोकर था, और अब आने वाली अटेम्प्ट में हमें क्या करना है, और फिर आप लोगों के सवाल भी हम ले रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप कैफ के 8 सब्जेक्ट्स, कैफ वन से लेकर कैफ एट तक, अगर आप कैफ के 8 सब्जेक्ट्स में कैफ वन से लेकर कैफ एट तक पासिंग परसेंटेज देखेंगे ना, तो आपको पिछली 8-10 अटेम्प्ट या इवन आप जितनी भी अटेम्प्ट देखेंगे, उसमें सबसे बुरा पासिंग परसेंटेज आपको कैफ वन का ही नजर आएगा। उसमें सबसे बुरा पासिंग परसेंटेज आपको कैफ वन का ही नजर आ रहा होगा। कैफ की जर्नी का जो आपका पहला सब्जेक्ट है कैफ वन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन, पूरे कैफ के 8 पेपर्स में से सबसे बुरा पासिंग परसेंटेज कैफ वन का ही होता है। अच्छा, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसके ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि पासिंग परसेंटेज कम है तो इसकी हमें वजूहत ही नहीं पता। इसके मल्टीपल रीजंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहला जो मेजर रीजन है ना, जो मुझे समझ आता है, और ये बात मैं मुझे समझ आता है कि मतलब है कि एक तो मेरी अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस है, और साथ साथ चूंकि मैं एग्जामिनर कमेंट्स और आईकेप के कुछ लोगों से बात वगैरह करता हूँ, तो मुझे अंदाजा होता है। होता यह है कि हमने पीआरसी में 5 पेपर्स क्लियर किए होते हैं, बहुत से लोगों ने एक अटेम्प्ट में किए होते हैं, बहुत से लोगों ने 2 या 3 अटेम्प्ट में क्लियर किए होते हैं। लेकिन पीआरसी में जो आप अपना पीआरसी वन से लेकर पीआरसी फाइव क्लियर करते हो ना, वो आपका एमसीक्यूज पेपर बेस्ड पेपर होता है। आपने रीजनेबल सी तैयारी की, रीजनेबल सी तैयारी नहीं की, लेकिन कोई 1000-2000 एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया और आपने जाके पेपर में अपेयर हो गए, मेजोरिटी क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक से आ गए, तो आपका पेपर के हाई चांसेस होते हैं कि आपका पेपर निकल जाता है। यानी कि अगर आपकी शायद बहुत ज्यादा बेस स्ट्रांग ना हो, लेकिन आपने एक 1000-2000 एमसीक्यूज का कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया हो ना, तो पीआरसी का पेपर स्टिल पास हो जाता है। लेकिन कैफ में जब आप एंटर करते हो ना, तो अब आपको सीए की जर्नी में, वैसे तो आपने अपने कैम्ब्रिज में या मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में इस तरह के 3 घंटे की थ्योरेटिकल पेपर या हाथों से लिखने वाले पेपर दिए हैं, लेकिन सीए की जर्नी में कैफ हमारे बेसिकली स्टार्ट है कि हम पहला कोई पेपर ऐसा देने लगे जिसमें हमारे पास 3 घंटे का, 3.25 घंटे का टाइम होगा, एक डिस्क्रिप्टिव सा पेपर होगा, सेपरेट क्वेश्चन पेपर, सेपरेट आंसर शीट, और सारे आंसर वगैरह हमें प्रोड्यूस करने होते हैं। तो चूंकि एक पीआरसी से कैफ की जर्नी में एंटर होते ही एग्जामिनेशन पैटर्न का एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आता है। वहां पे हम एमसीक्यूज में से 4 में से एक टिक लगा रहे हैं, जिसमें हमें पता है कि जवाब इन चारों में से कोई एक ही है, कहीं पे सही कहीं पे गलत, और एक पेपर को क्रॉस कर जाता है। लेकिन जब हम कैफ में एंटर होते हैं, तो अब हमारे पास सीए की जर्नी में पहली बार जो है ना, इस तरह का एक
डिस्क्रिप्टिव पेपर आ रहा होता है जिसमें हमारे पास 3 घंटे, सवा 3 घंटे होते हैं और हमने पूरे 100 मार्क के पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। तो एक तो एग्जामिनेशन के पैटर्न में बड़ा शिफ्ट आ रहा होता है। दूसरा, पीआरसी लेवल पे जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ी है वो बड़ी बेसिक सी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। जिन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स से ही अपना कैमरेज या इंटरमीडिएट किया है उनका तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स का रिकेप हो रहा होगा। और जिन्होंने इंजीनियरिंग या मेडिकल से भी अगर इंटरमीडिएट वगैरह किया है तो वो भी बेसिक सी पीआरसी लेवल के ऊपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या हैं, ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, बैंक रिकंसिलेशन क्या, और बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें। लेकिन जब आप कैफ वन में पहली बार एंटर होंगे तो आप एक यूनिक टर्म सुनोगे, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स। हम आईएफआरएस और आईएसएस की बात कर रहे होते हैं। डिफरेंट आईएएस और आईएफआरएस के तहत डिफरेंट तरह के एसेट्स और इनकम और एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं। फिर जब उसको रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं तो फिर उसकी प्रेजेंटेशन की बात आती है, उसकी डिस्क्लोजर की बात आती है। यानी कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों से जो कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि एज अ सीए हमने अपनी फील्ड में जाके, हमने अपने प्रोफेशन में जाके जो काम करना है, वो काम का जो बुनियादी स्टार्ट है वो आपका कैफ वन से होता है कि आप पहली बार इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम सुन रहे होते हैं, पहली बार उनको सही मानों में पढ़ रहे होते हैं, पहली बार उनको सही मानों में अप्लाई कर रहे होते हैं और अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के साथ साथ रिपोर्टिंग भी कर रहे होते हैं। देखें, अगर आप कैफ वन के सब्जेक्ट का नाम ही देखें ना तो कैफ वन के सब्जेक्ट का नाम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, यानी कि यहाँ पे आपने अकाउंटिंग भी करनी है और उस अकाउंटिंग को किस तरह से रिपोर्ट करना है, उसके डिस्क्लोजर्स क्या होंगे, उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपने चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। बीकॉम लेवल के ऊपर या इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हम जनरल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलेशन ये सारा काम तो करते हैं, ये सारी चीजें अकाउंटिंग है जो कि मैनेजमेंट के लिए की जाती है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए, यूजर्स के लिए। फाइनेंशियल डाटा को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि एक नॉन अकाउंटेंट बैकग्राउंड का बंदा ही क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखे तो उससे कुछ ना कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम सिर्फ अकाउंटिंग नहीं कर रहे होते बल्कि उसकी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस भी देख रहे होते हैं। तो पहला तो हमारे पास एक तो एग्जामिनेशन पैटर्न का शिफ्ट आया कि हम एमसीक्यू से 3 घंटे के डिस्क्रिप्टिव पेपर पे आ गए। दूसरी बात, हमारी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, टेक्निकल एक्सपेक्टेशन थी इन टर्म्स ऑफ बोथ अकाउंटिंग, इन टर्म्स ऑफ बोथ प्रेजेंटेशन, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है जब हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग वन में जंप कर रहे होते हैं। वहां पे हम बेसिक से अकाउंटिंग देख रहे हैं, यहाँ पे हमें एडवांस लेवल की अकाउंटिंग देखनी है, साथ साथ उसकी प्रेजेंटेशन, उसके डिस्क्लोजर पे बात करनी है। और अगेन, साइज के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो मैं ये कहूंगा कि एफ वन के सब्जेक्ट का साइज भी कोई बहुत कम नहीं है। अगर आप कैफ के 8 सब्जेक्ट को इवेलुएट करेंगे तो कैफ वन का जो साइज है वो मेरे ख्याल है कि तीसरे चौथे नंबर पे आता ही होगा। यानी कि साइज के पर्सपेक्टिव से भी इसमें आपको कोई 10 से 12 अच्छे बड़े स्टैंडर्ड्स कवर करने हैं, जिसमें हमारे पास IAS 16 है, जिसमें हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग है, जिसमें हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जिसमें हमारे पास अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड है। तो ये 3-4 वजूहत हैं। पहला तो एग्जामिनेशन पैटर्न का सिग्निफिकेंट शिफ्ट, दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, पहली बार आईएएस और आईएफआरएस का इंट्रोडक्शन, और दूसरा तीसरा कि कोर्स का एक रीजनेबल, एक लेंथी साइज होना। तो ये सारी चीजें एफआर वन के पेपर को मुश्किल बना देती है। अब इस मुश्किल को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है सर? इस मुश्किल को ओवरकम करने का सिंपल सा तरीका है कि एज मच एज आप जितना खुद को इस चीज के लिए तैयार करेंगे, जितना आप इस चीज के लिए प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप इस सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर या आने वाली अटेम्प्ट के अंदर पास कर जाएंगे। लेकिन इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कि एक बच्चे को किताब पढ़ाई जाती है कि खेती बाड़ी किस तरह से करनी है। एक बच्चे को किताब पढ़ाई जाती है कि खेती बाड़ी किस तरह से करनी है, हाउ टू डू एग्रीकल्चर, और मैं बैठ के उसको लेक्चर देता हूँ कि भाई इस तरीके से खेती बाड़ी होती है। उसको स्मार्ट क्लासेस में लेक्चर्स दूं, उसको फिजिकल क्लासेस दूं, उसको नोटपैड में लेक्चर दूं, लेकिन मैंने उसको थियोरटिकली पढ़ाया कि देखो खेती बाड़ी ऐसी होती। और एक बच्चे को ऑन फील्ड लेके जाया जाए, उसे ग्राउंड पे लेकर जाया जाए, उसके साथ रहकर या उससे जमीन की जो भी काश्तकारी का प्रोसेस है कि पहले जमीन वो उसमें खड्डा कर रहा है, फिर बीज डाल रहा है, फिर जमीन फिल कर रहा है, फिर उसको पानी दे रहा है, इस तरीके से एक बंदे की किसान बनने की ट्रेनिंग की जा रही है। खुद आप अंदाजा लगाएं कि अगर दो लोगों की या दो बच्चों की डिफरेंट वे में ट्रेनिंग की जाए, एक बच्चे को सिर्फ एग्रीकल्चर करना पढ़ाया जा रहा है, एक बंदे से एग्रीकल्चर करवाया जा रहा है, तो डे एंड पे सबसे अच्छा किसान या बेहतर किसान कौन बन रहा होगा? सर ऑब्वियस सी बात है कि जिसको सिर्फ किताबी बातें पढ़ाई गई होंगी वो कोई इतना अच्छा किसान या फार्मर नहीं बन रहा होगा, बनिस्बत उस बच्चे के जिसको एक्चुअली ऑन फील्ड उतारा गया, उससे जमीन में खड्डा करवाया गया, उसी के हाथों से बीज डलवाया गया, उसी के हाथों से जमीन बंद करवाई गई, उसी के हाथों से रेगुलरली पानी दिया गया। या इसकी एग्जाम्पल यूँ ले सकते हैं कि मैं आपसे कहूँ कि भाई आपने ड्राइविंग करना सीखनी है, आपने एक कार रेस के अंदर पार्टिसिपेट करना है,
और मैं आपको एक किताब दे दूं कि हाउ टू ड्राइव अ कार या हाउ टू विन अ कार रेस, आप इस किताब को पढ़ें, तो क्या आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे? नहीं सर, हम गाड़ी चलाने के लिए कितने ही अच्छे लेक्चर्स क्यों ना ले लें, कितनी ही अच्छी किताब क्यों ना पढ़ लें, कितनी अच्छी थ्योरी क्यों ना याद कर लें, कितनी अच्छी थ्योरी समझ क्यों ना लें, हम उस वक्त तक गाड़ी चलाना नहीं सीखेंगे। हम उस वक्त तक गाड़ी चलाना, कार चलाना नहीं सीख रहे होंगे जब तक कि हम खुद ड्राइविंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, जब तक कि हम खुद उस गाड़ी को अपने हाथों से नहीं चला रहे होंगे, एक दो दफा ठोक नहीं रहे होंगे, जब तक मैं एक अच्छा ड्राइवर नहीं बन सकता, जब तक कि मैं खुद से ड्राइविंग की प्रैक्टिस ना कर रहा हूँ। सेम इज द केस विद अकाउंटिंग, सेम इज द केस फॉर अकाउंटेंट। अकाउंटेंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा तुम्हें इसका फायदा हो रहा होगा, उतना ज्यादा तुम इस सब्जेक्ट में एक्सेल कर रहे होगे। मैं बहुत अच्छे हाई क्वालिटी के स्मार्ट क्लासेस क्वालिटी पे, नोटपैड की क्वालिटी पे, फिजिकल क्लासेस में तुम्हें जितनी ही स्टैंडर्ड्स की कॉन्सेप्ट डिलीवर ना कर दूं, तुम्हें अपने हाथों से जितने ही सवालों की प्रैक्टिस ना करवा दूं, ये सारी चीजें शायद तुम्हारे पास होने में 5, 10, 15, 20% का रोल प्ले करेगी। तुम्हारे कैफ 1 के FAR 1 के सब्जेक्ट को पास करने में जो मेजोरिटी रोल है, जो सब्सटेंशियल रोल है, 70 to 80%, वो तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस है। वो तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस है कि तुमने इन स्टैंडर्ड्स के सवालों की कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूं, मेरी जगह कोई दूसरा फरिश्ता भी आ जाए और वो आपको बहुत अच्छे IAS 16 के कॉन्सेप्ट डिलीवर करते, वो आपको बहुत अच्छे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट डिलीवर करते हैं, सवालों की प्रैक्टिस भी करवा दे, सारे पास पेपर्स क्लास पेपर में क्लासरूम में ही सॉल्व करवा दे, आप ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर सकते जब तक कि आप इस सब्जेक्ट की अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब तक एक एक स्टैंडर्ड के जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जो भी बेंचमार्क क्वेश्चंस हैं, जो भी आईकेप के लेवल के क्वेश्चंस हैं, जब तक आप अपने हाथों से उन सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे, जब आप अपने जहन से उन सवालों को सॉल्व करते हुए सोचेंगे नहीं, आप इस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं करते, भले आप 100 घंटे के लेक्चर्स कवर कर लें या 500 घंटे के लेक्चर्स कवर कर लें। तो जनरली FAR 1 के स्टूडेंट्स को या कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ, यार अगर आप FAR 1 का पेपर दे रहे हो, कॉस्टिंग का पेपर दे रहे हो, टैक्स का पेपर दे रहे हो, FAR 2 का पेपर दे रहे हो, तो लेक्चर लगा के लेक्चर को देख लेना है और लेक्चर की कंप्लीशन कर लेना कि भाई सर ने 100 घंटे के लेक्चर्स कहते हैं, मैंने 100 घंटे के लेक्चर्स देख लिए, तो मेरा सब्जेक्ट पास हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर FAR 1 के करिकुलम में 80 घंटे के लेक्चर्स है, तो मेक श्योर कि 80 घंटों के लेक्चर के साथ साथ आपने कम से कम 80 घंटों की अपने हाथों से प्रैक्टिस भी करनी है, 80 घंटे अपने हाथों से सवालों को सॉल्व भी करना है। 80 घंटों के लेक्चर के साथ अगर 80 घंटों की आपने प्रैक्टिस की, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हम थ्योरेटिकल पैरास वगैरह रीड नहीं कर रहे होंगे। हम कॉन्सेप्ट 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 और उसकी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। तो कॉन्सेप्ट डिलीवर करना, उसकी बेसिक लेवल की प्रैक्टिस करवाना, उसकी हाई लेवल प्रैक्टिस के लिए सोल्यूशंस और वीडियो सोल्यूशंस प्रोवाइड करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगेन इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप एक एक सवाल अपने हाथों से जरूर सॉल्व करें। आप आईकेप का एक एक पास पेपर, आप एक एक स्टैंडर्ड के बेंचमार्क क्वेश्चन अपने हाथों से जरूर सॉल्व करें, तब तक आपका ये पेपर क्लियर नहीं हो सकेगा। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि क्या आईकेप के पास प्रैक्टिस इनफ है एग्जाम के लिए? द आंसर इज यस, द आंसर इज नो। देखिए, कभी भी तैयारी इनफ नहीं हो सकती किसी एक बंदे के लिए, कभी भी तैयारी इनफ नहीं हो सकती एक बंदे के लिए, मतलब इसका कोई ऑब्सोल्यूट आंसर ही नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक स्टूडेंट हो जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जिसकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, उसको एक एक स्टैंडर्ड के 100 सवाल करने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो कि अकाउंट्स में काफी ज्यादा वीक है, उसके लिए 10 सवाल इनफ नहीं है, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कोई भी प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट के लिए इनफ नहीं हो सकती, ये केस टू केस डिपेंड करता है कि आपकी पोजीशन क्या है। भाई फॉर एग्जाम्पल, मैं जब CA में आया था तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं था, मैंने प्री इंजीनियरिंग से इंटरमीडिएट की थी। शुरू में मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में, मुझे तो डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस ही समझ नहीं आता था, जनरल एंट्री समझ नहीं आती थी। मैं टीचर से ये पूछता था कि आप डेबिट को सीधे हाथ पे, क्रेडिट को उल्टे हाथ पे क्यों लिखते हो, इसकी मतलब इतनी मेरी अकाउंटिंग वीक थी। शुरू में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन वंस जब मेरे जहन में अकाउंटिंग की बेस क्लियर हो गई ना, मुझे पूरा समझ आने लग गया कि डबल एंट्री सिस्टम काम कैसे करता है, डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस जी अकाउंट, ये सब चीजें है क्या। आने वाले सब्जेक्ट्स में मुझे इतनी ज्यादा मेहनत या इतना ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी अकाउंटिंग किस लेवल की है, आपने पहले कितना अकाउंटिंग पढ़ा है, CA में आने के बाद कितना सीरियसली के साथ इसको पढ़ा है, ये सारी चीजें डिटरमाइन करती है कि आप इस सब्जेक्ट में कितनी प्रैक्टिस करोगे, कितनी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट आपसे डिमांड करता है। अब आते हैं हारिस के सवाल पे कि सर क्या आईकेप के पास पेपर की प्रैक्टिस के लिए इनफ है? अगेन इट डिपेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहला सवाल प्रैक्टिस किया, आईकेप का पास पेपर उठाया और आपने इस सवाल का 80% 70% सवाल खुद सॉल्व कर लिया। इस पैटर्न पे आपने 8-10 सवाल सॉल्व किए और आपने देखा यार ये जो मैंने 8-10 सवाल सॉल्व किए ना,
मैंने आईकेप का सोल्यूशन नहीं देखा, मैंने टीचर का सोल्यूशन नहीं देखा, मैंने खुद से सॉल्व किए और मैं 70-80% सवाल सॉल्व कर लेता हूँ, 20% 30% जगह पे फंस जाता हूँ। दैट्स गुड, दैट्स एक्सीलेंट, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है, उसने आईकेप का एक सवाल किया, उससे 10% हुआ, दूसरा सवाल किया, उससे 15% हुआ, तीसरा सवाल किया, उससे 20% हुआ, 8-10 सवाल किए और वो देखता है कि वो हर सवाल को 20-30%, 40% से ज्यादा सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि इस बंदे के लिए अब प्रैक्टिस, पास पेपर की प्रैक्टिस इनफ नहीं है। इसे पास पेपर के बाद और भी बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करने पड़ेंगे। जब तक आप किसी सवाल को खुद से 80%, 90% करने की पोजीशन में ना आ जाओ, आपकी प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए। देखो अकाउंटिंग में पता है होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिलीवर किया, मैंने उस कॉन्सेप्ट का आपको बीबी क्वेश्चन करवाया, मैंने उसी कॉन्सेप्ट का आपको पास पेपर करवा दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करेंगे, आईकेप में उस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल आया होगा ना, सेम उसी पैटर्न पे, सेम उसी पैटर्न पे एक बेबी क्वेश्चन बनाएंगे, आपको वो सॉल्व करवाएंगे और फिर आईकेप का सवाल आपको सॉल्व करने के लिए देंगे कि आप ये आईकेप वाला सवाल आप लोग खुद सॉल्व करें। और चूंकि हमने बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बेबी क्वेश्चन सॉल्व किया होता है, फिर हम आईकेप का सवाल सॉल्व करते हैं, हमसे वो सॉल्व हो जाता है, तो हम समझते हैं कि यार हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, हमारी तैयारी जो है ना अच्छी जा रही है। लेकिन इस सिचुएशन में जहां आईकेप ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट किया, जहां आईकेप ने सिनेरियो को थोड़ा सा आगे पीछे किया, वहां पे हम पैनिक कर जाते हैं। क्लासरूम में हमें फील नहीं हो रहा था क्योंकि हमसे सवाल हो रहे होते हैं, क्योंकि टीचर ने हमें पास पेपर के जैसा ही नंबर्स को चेंज करके एक सवाल पहले खुद सॉल्व करवा दिया और फिर पास पेपर का सवाल सॉल्व करवाया, तो हमें लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। जहां आईकेप ने थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे कर दी, जहां आईकेप ने थोड़ा बहुत डेटा आगे पीछे कर दिया, वहां हम पैनिक कर जाते। तो हमने कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद जो बेंचमार्क क्वेश्चन है, जो पास पेपर के क्वेश्चन है, वो इंडिपेंडेंटली पहले खुद से अटेम्प्ट करने, पहले खुद से सॉल्व करने। जब तक कि आप एक एक सवाल के ऊपर उस सवाल की जो वो टाइम डिजर्व करता है वो खुद से ना लगा लें, तक आपने उसका वीडियो सॉल्यूशन या आईकेप का सॉल्यूशन नहीं देखना है। याद रखो, तुमने अगर एक सवाल का सॉल्यूशन देख लिया ना, अब वो सवाल तुमने एक तरीके से जाया कर दिया। आपने लेक्चर्स को इस तरीके से लेके चलना है कि आपने मेरे साथ कॉन्सेप्ट कवर किया, उसकी प्रैक्टिस की, अब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मजीद जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मजीद जितने आईकेप के पास ऊपर क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस हरगिज नहीं देखने हैं। हो सकता है मैंने उनके वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हो, मैंने उनके वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, लेकिन आपके देखने के लिए नहीं किए, वो आपके चेक करने के लिए किए। आप एक कॉन्सेप्ट देखो, उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे साथ देखो, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मजीद जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप अपने सॉल्यूशन नहीं, वो आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। हर सवाल को रीड करें, उससे डाटा निकालें, उसको प्रैक्टिस करें, और फिर अगर आप टाइम लगाने के बाद आपसे नहीं होता, घबराने की बात नहीं है, फिर आप उसको सोल्यूशन से चेक करें कि आप कहाँ फंस रहे थे और मैंने किस तरह से सॉल्व करवाया। सेम इज द केस विद पास पेपर। पास पेपर के तो कभी भी किसी सवाल का सोल्यूशन पहली बारी में ही देख लेना, मैं समझता हूँ गुनाह कबीरा है। अगर मैं किसी सवाल को सॉल्व किए बगैर उसका आईकेप का या टीचर का वीडियो सोल्यूशन देख लेता हूँ, मेरी नजर में आपने वो सवाल ही जाया कर दिया। आईकेप के सवालों में तो आप अपने से प्रॉमिस कर लें कि मैं उस वक्त तक का इसका आईकेप का या टीचर का सोल्यूशन नहीं देखूंगा जब तक कि मैं उस सवाल को अपने हाथों से खुद से अटेम्प्ट ना कर लूं। तो कोई भी स्टैंडर्ड, हम बेसिकली कोर्स को इसी तरह से लेके चलते हैं कि स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड कवरेज करते हैं और हर स्टैंडर्ड के साथ साथ उनके पास पेपर के सवालों की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने एक स्टैंडर्ड मेरे साथ स्टार्ट किया, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर कवर किया, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर किए, अब जो उसके मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसके आपने लेक्चर्स नहीं देखने, उससे आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। उस कॉन्सेप्ट पे जो आईकेप के पास पेपर के सवाल है उनके आपने लेक्चर्स नहीं देखने, उससे आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क का सवाल है, तो 10 मार्क के सवाल पे कम से कम 20 मिनट का टाइम लगाएं, खुद से सोचें कि वो सवाल में डाटा कैसे निकालना है, उस सवाल को स्टार्ट कैसे करना है, उस सवाल को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। तुम उसका वीडियो सोल्यूशन चला दोगे, मैंने तो वो सवाल पहले ही पढ़ा हुआ है, मैंने तो वो सवाल 10 दफा 10 बैचेस में सॉल्व करवाया है, तो मैं तो एक फ्लो में सॉल्व करवा जाऊंगा और सोल्यूशन देख के तुम्हें लगेगा कि तुम्हें भी समझ आ गया। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई नया सवाल आएगा ना, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि इसमें से डाटा कैसे निकालना है, इसमें से डाटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है और सवाल को स्टार्ट किस तरह से करना है। ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा जब आप नए नए सवालों को खुद से अटेम्प्ट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितने भी आईकेप के पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, पहले आपने सवालों को रीड करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, खुद से अटेम्प्ट करने के बाद ही उसका वीडियो या पीडीएफ सॉल्यूशन रेफर करना है। और इंशाल्लाह इस अप्रोच से आप FAR 1 को लेके चलेंगे तो मैं आपसे गारंटी करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका आने वाले अटेम्प्ट के अंदर FAR 1 का पेपर कंप्लीट हो रहा होगा। अब थोड़ा बहुत मैं कोर्स की साइज वगैरह के हवाले से बात करता हूँ। अच्छा, मैंने मेरे सामने आप लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैं फॉर द टाइम भी इसे रीड नहीं कर रहा, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सवालों भी रीड करूंगा। तो दोस्तों अगर हम कोर्स के हवाले से डिस्कस करें, तो जैसा कि आप सब जानते हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा स्टडी पैटर्न कुछ इस तरह से है
कि आप लोगों के साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जा रहा होता है। इस गूगल ड्राइव के लिंक में मेरे सारे सब्जेक्ट्स के सारे नोट्स, सजेस्टेड आंसर्स, आईकेप के सॉल्यूशंस, आईकेप के क्वेश्चंस, मेरी क्लास की नोटिंग्स, प्रेजेंटेशन, हर चीज आपको एक ही ड्राइव के अंदर मिल रही होगी। आपने सारे फोल्डर्स नहीं देखने। आप अगर कैफ वन देख रहे हो तो आपने सिर्फ कैफ वन का पेपर फोल्डर ओपन किया। अब कैफ वन के पेपर में आपके पास टॉपिक वाइज हर चैप्टर के फोल्डर्स बने हुए हैं। सबसे पहला फोल्डर आ रहा है ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। ओवरव्यू ऑफ द कोर्स के अंदर एक फाइल आ रही है स्मार्ट स्टडी प्लान फॉर कैफ वन FER 1 ऑटम 2025। इसको मैं ओपन करता हूं। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास पहली शीट आ रही है जिसमें आपके FER 1 के कोर्स का कंटेंट और स्मार्ट क्लासेस फॉर्मेट पे इसके जो लेक्चर्स है उनका ड्यूरेशन आ रहा है, दैट इज इन टोटलिटी 85 आवर्स। इस 85 आवर्स में इन सारे टॉपिक्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके कोर्स का पार्ट है, जो कि आपके आईकेप के सिटी टेक्स्ट में दिए हुए हैं, वो सारी चीजों की कॉन्सेप्चुअल कवरेज इस 85 आवर्स में है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, वो सब कुछ इस 85 आवर्स के अंदर है। इन सारे टॉपिक के अंदर जितने रीजनेबल अटेम्प्ट के 8 से 10 अटेम्प्ट के पास पेपर के सॉल्यूशंस हैं वो सब कुछ 85 आवर्स के अंदर कंप्लीट है। यानी कि अगेन 85 आवर्स के लेक्चर्स आपने फर्स्ट गो में नहीं देखने। आपने कॉन्सेप्ट का लेक्चर देखा, आपने एक आधा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखा। अब सेम कॉन्सेप्ट में मजीद जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो पहले आप सॉल्व करोगे। सेम कॉन्सेप्ट पे जितने आईकेपी के पासपोर्ट के सवाल है वो पहले आप सॉल्व करोगे। फिर अगर आपसे ना हो तो आप उसका सोल्यूशन जरूर देखें। अगर आपसे हो जाता है आपको उसका सोल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं है। अब जब ये सब्जेक्ट हमने आज से 1 महीने पहले रेगुलर के लिए स्टार्ट किया था तो मैंने इसका एक स्मार्ट प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अगर 4 महीने में हमें सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहे तो हमारी स्टडी जर्नी क्या होनी चाहिए, हमें किस तरीके से वीक वाइज इस सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज किस तरह से लेकर चलना है। चूंकि अब हम मई के स्टार्ट में आ चुके हैं और हमारी एग्जाम जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में है, तो हमारे पास मई का महीना अवेलेबल है। इस महीने में भी 3-4 दिन तो गुजर चुके हैं। जून, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो तकरीबन तकरीबन बता रहा हूँ कि 4 महीने का टाइम अवेलेबल है। लेकिन ये 4 महीने का टाइम कोर्स को कवर करने के लिए अवेलेबल नहीं है। कोर्स को कवर करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है। आखिर का 1 महीना तो आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का ही होना चाहिए। आखिर के 1 महीने में मैं किसी चैप्टर के या किसी टॉपिक के लेक्चर्स या उसकी प्रैक्टिस करने बैठ गया ना तो फिर तो मेरा पेपर हो चुका। हमने टारगेट इस तरह से करना है कि अगर हम आज मई के स्टार्ट में बैठे में अगले 3 महीनों के अंदर बाय द एंड ऑफ जुलाई आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। बाय द एंड ऑफ जुलाई आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए ताकि अगस्त का पूरा महीना आप सिर्फ रिवीजन, आप सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर टाइम लगाएं और चीजों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो मैंने आप लोगों के साथ एक स्टडी प्लान शेयर किया। स्टडी प्लान आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और इसका ड्राइव का लिंक आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा जहां से आप इसकी एक्सेल फाइल देख सकते हो। इस 3 मंथ्स के प्लानर में आपको मैंने वीक वाइज टारगेट दिया है कि हर वीक का आपका क्या टारगेट होना चाहिए। एक मोटी मोटी कैलकुलेशन करता हूँ कि अगर हमारे पास 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में हमारे पास तकरीबन 12-13 हफ्ते बनेंगे तो आपको हर हफ्ते कम से कम 6 से 7 घंटों के लेक्चर्स देखने हैं। आपको हर हफ्ते कम से कम 6 से 7 घंटों के लेक्चर्स देखने हैं। पूरे हफ्ते में सिर्फ 7 घंटों के लेक्चर्स की बात कर रहा हूँ। यानी कि दिन का 1 घंटा, यानी कि दिन का 1 घंटा। अगेन दिन के 1 घंटे का मतलब ये नहीं है कि आपने दिन में बस 1 घंटा ही FAR 1 पढ़ना है, नहीं। 1 घंटे का लेक्चर देखना है, 1 घंटे का कम से कम लेक्चर देखना। आपको कम से कम FAR 1 को 2.5 से 3 घंटे डेली बेसिस पे देने हैं कम से कम। अगर कोई स्टूडेंट अकाउंट्स में बहुत वीक है जिससे बहुत मुश्किलात होती है तो उसे 4 घंटे भी देने पड़ेंगे, उसे 4.5 से 5 घंटे भी देने पड़ेंगे। एक एवरेज स्टूडेंट को बियर मिनिमम बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एक दिन के अंदर 2.5 से 3 घंटे FAR 1 के सब्जेक्ट को देने हैं। इस 2.5 से 3 घंटे को आप ब्रेकअप यूं कर लें कि डेली बेसिस पे आधा 1 घंटा रिवाइज करें, डेली बेसिस पे आधा 1 घंटा चीजों को रिवाइज करें। सर क्या रिवाइज करें? जो आपने कल पढ़ा है वो रिवाइज करें, जो आपने परसों पढ़ा है वो रिवाइज करें, जो आपने एक हफ्ते में पढ़ा है वो रिवाइज करें, जो आपने पिछले महीने में पढ़ा है रिवाइज करें। डेली का आधा पौना घंटा तो तुम्हारा रिवीजन का ही होना चाहिए। यानी आज मैं FAR 1 पढ़ने बैठा, मैं रिवाइज करूंगा कि मैंने कल क्या पढ़ा था, मैंने पिछले हफ्ते क्या पढ़ा था, मैंने पिछले महीने क्या पढ़ा था। क्योंकि आपकी रिवीजन की फ्रिक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी आप चीजों को इतना अच्छा समझ पाओगे, आप चीजों को इतना अच्छा मेमोराइज कर पाओगे। तो एक सीक्वेंस में तेजी से लेक्चर्स को कवर कर लेना भी इनफ नहीं है, क्योंकि हम इंसानी जहन है, इंसानी जहन में अल्लाह ताला ने ये फीचर रखा है कि वो भूलता है। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर हम चीज़ों को भूल ना पाते तो हम अपने जो भी हमारे करीबी लोग हैं उनकी मौत के गम में ही जिंदगी गुजार देते। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि इंसानी जहन भूल जाता है। लेकिन इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको इस
नेमत को एक तरीके से यूटिलाइज करना है कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे, तो इसके लिए बड़ा ही ज़रूरी है कि आपने डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। शुरू का आधा पौना घंटा रिवीजन का रख दें। आज पढ़ने बैठे हो, आज पहला दिन है, कल जब पढ़ने बैठो पहले दिन का रिवाइज करो, दूसरे दिन जब बैठो तो पहले दूसरे दिन का रिवाइज करो, तीसरे दिन जब बैठो तो शुरू के तीन, यानी कि रिवीजन तो डेली होना है। और जितना आप रिवीजन बार बार करते जाओगे आप देखोगे रिवाइज करने में आपको कम टाइम लगेगा। शायद पहले दिन रिवाइज करने में आधा टाइम, मतलब एक टॉपिक को रिवाइज करने में पहली बार शायद आपको 2 घंटे लगे, दूसरी बार आप देखोगे कि 1.5 घंटा लगेगा, तीसरी बार आप देखोगे 1 घंटा लगेगा। तो 2 ढाई घंटे आपने डेली बेसिस पे FAR 1 को देना है, जिसमें से शुरू का एक सॉरी आधा पौना घंटा आप सिर्फ रिवाइज करोगे। फिर 1 घंटे का आप लेक्चर कवर करोगे, फिर 1 घंटे का आप लेक्चर कवर करोगे, और फिर 1 घंटे आप प्रैक्टिस को दोगे। यानी लेक्चर में जो आपने क्वेश्चन, जो आपने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर किए, उसी के नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसी के आईकेएफ के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने खुद से अपने हाथों से सॉल्व करने हैं। सर मैं 24 घंटों में से FAR 1 के लिए सिर्फ 3 घंटे मांग रहा हूँ, और अगर आप कैफ के 3 सब्जेक्ट दे रहे हो तो मैं इन टोटालिटी आपसे 9 घंटे मांगूंगा। आप 9 घंटे सीरियसनेस के साथ अपनी पढ़ाई को दे। इसके अलावा आपके पास बाकी 15 घंटे हैं। 6-8 घंटे सो जाएं, 2-3 घंटे दोस्तों में जाया करें, जाया नहीं करें, दोस्तों के साथ गुजारें, 1 घंटा 1.5 घंटा मोबाइल इस्तेमाल करें, मुझे इससे कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जरूरी यह है कि जब तुम FAR 1 पढ़ने बैठ रहे हो या कैफ का जो सब्जेक्ट पढ़ने बैठ रहे हो और तुमने उसको 3 घंटे दिए, फिर इस 3 घंटों में सिर्फ उस पढ़ाई को टाइम दो। ऐसा ना हो कि मैंने FAR 1 को पढ़ने के लिए 3 घंटे दिए और साथ में मोबाइल लेके बैठा हुआ हूँ। लेकिन जब आप साथ में मोबाइल लेके बैठे होंगे ना, आपने मोबाइल साइलेंट पे ही क्यों ना रखा हो, आप चाहे ना चाहे, जब ये वाइब्रेट होगा या जब इसके अंदर नोटिफिकेशन आएगी ना, आपको कीड़ा काटेगा जाके मैं देखूं नोटिफिकेशन क्या है। और कोई भरोसा नहीं है वो नोटिफिकेशन किसकी तरफ से आई है कि आपका इंटरेस्ट फिर वहीं लगा जाए, या वो नोटिफिकेशन के अंदर कौन सी ऐसी अट्रैक्टिव चीज है कि आपका सारा ध्यान वहीं लग जाए कि यार चलो पहले इसे पूरा कर लेते। तो खुदा के लिए मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, लेकिन अपने आप से सिंसियर हो जाओ। जब पढ़ने बैठ रहे हो तो फिर ये मोबाइल तुम्हारे सामने ही नहीं होना चाहिए, ये किसी ड्रॉर के अंदर होना चाहिए, साइलेंट होना चाहिए, किसी और रूम में होना चाहिए। 3 घंटे FAR 1 को दो, 3 घंटे दूसरे सब्जेक्ट को दो, 3 घंटे तीसरे सब्जेक्ट को दो, 9 घंटे ही हो गए, तुम्हारे पास 15 घंटे बचते हैं। तुम्हारे पास फिर भी 15 घंटे बचते हैं, उसमें से कितना ही सो लोगे, 7 घंटे 8 घंटे सो जाओगे। फिर भी तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि घर के बाकी जरूरी काम करने के बावजूद दोस्तों को भी टाइम दे सकोगे, अपने मोबाइल को भी 1 घंटा इस्तेमाल कर लोगे तो हर्ज नहीं है। लेकिन जरूरी है कि अगर मैं 3 घंटे FAR 1 के लिए बैठा हूँ तो फिर उस 3 घंटों में मोबाइल इस्तेमाल ना करूँ। मोबाइल का टाइम अलग रख दूँ, FAR 1 का FAR 2 का टेक्स्ट का टाइम अलग रख दूँ। हमारा मसला ही है कि हम पढ़ने तो बैठते हैं, 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन साथ में मोबाइल भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फिर वो बात ही नहीं आती। खैर, शुरू का आधा पौना घंटा हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे, फिर हम लेक्चर कवर करेंगे, और फिर हम 1 सवा घंटा उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने डेली बेसिस पे FAR 1 को इतना टाइम दे दिया, इस स्टडी प्लानर को फॉलो कर लिया, अब देखो पहले हफ्ते में मैंने कहा कि बोरिंग कॉस्ट के सिर्फ 5 घंटे के लेक्चर्स कवर करने हैं। तो यानी कि आप 5 दिन में एक एक घंटे का लेक्चर कवर करोगे, 5 दिन में एक एक घंटे की प्रैक्टिस करोगे, 5 दिन में एक एक घंटे का रिवीजन करोगे, 15 घंटों में बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड बहुत तगड़ा तैयार हो सकता है। और उसके बाद अगला स्टैंडर्ड है जो कि थोड़ा लेंथी है, फिर अकॉर्डिंगली कोर्स आपका आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो इस चीज को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का चीजें भी टाइमली कंप्लीट हो रही होगी, और चीजें बहुत अच्छी तरीके के साथ कंप्लीट हो रही होगी। अच्छा, जिस सीक्वेंस में आपके पास इस स्मार्ट प्लानर में टॉपिक्स आ रहे हैं, आपने इसी सीक्वेंस में चीजों को कवर करना है। फिर इसके बाद FAR 1 की मेरी एक बुक है, इस बुक का पीडीएफ वर्जन भी मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, इसी फोल्डर के अंदर। मैं डायरेक्ट शायद इसे इंटरनेट से ओपन कर रहा हूँ तो थोड़ा ये ओपन होने में टाइम लग रहा है। इस बुक का पीडीएफ वर्जन भी मैंने ड्राइव को अपलोड कर दिया है, और आप इस बुक को, इसका जो फिजिकल वर्जन, फिजिकल कॉपी है, हार्ड कॉपी है, वो IQ के कैंपस से इजीली जो है ना इसको परचेज कर सकते हैं। जिस सीक्वेंस में हमारे प्लानर में चीज़ें आ रही है, उसी सीक्वेंस में हमारे बुक में भी चीज़ें आ रही है। और इसके बाद अगर आप IQSF के पोर्टल पर आओगे,
IQSF के पोर्टल के ऊपर, FAR1 की पोर्टल के ऊपर भी आपको बोर्डरलेस उसी सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर्स नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक ऑन करूं, तो इसमें हमारे पास हर चीज़ के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर, हर चीज़ के कॉन्सेप्चुअल लेक्चर के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीज़ें प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड वे में सीक्वेंस में नाम के साथ अटैच की गई है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने पहले ऑब्जेक्टिव देखा, कैपिटलाइजेशन देखी, स्पेसिफिक बोरिंग का कॉन्सेप्ट देखा, अब इस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, इस पे 4 सवाल, 3 सवाल आए, तो आपने एक सवाल देखा, 2 सवालों को खुद से प्रैक्टिस करें, 2 सवालों की डायरेक्ट सोल्यूशन ना देखें। जनरल बोरिंग का कॉन्सेप्ट देखा, उसके ऊपर एक सवाल आ रहा है, 2 सवाल आ रहे हैं, एक सवाल आपने देखा सोल्यूशन, एक सवाल को पहले खुद से अटेम्प्ट करें, फिर वीडियो देखिएगा, इसी सीक्वेंस में लेके चलना है। वंस आपने बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसके मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और इसी चैप्टर में अगर आप एंड में देखेंगे तो आपको पास पेपर के सवाल भी नजर आ रहे होंगे। और ये चीज हर चैप्टर में की हुई है। आप कोई भी चैप्टर रैंडमली ओपन करेंगे, आपके पास कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दो दो तीन तीन चार चार प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और फिर लास्ट में आपके पास इस चैप्टर के सारे पास पेपर के क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जितने पिछली 10-12 अटेम्प्ट में अवेलेबल हैं पास पेपर्स में, वो सारे आपके पास यहाँ नजर आ रहे होंगे। तो आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। बुक के बारे में मैंने आपको बताया कि जिस सीक्वेंस में आपके पास, ये हमारे पास FAR1 की बुक भी ओपन हो गई है। तो मोरलेस स्टडी प्लानर की ही सीक्वेंस में आपके पास बुक में चैप्टर्स भी आ रहे हैं। इस बुक में आपको हर चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। बेसिकली जब आप लेक्चर्स कवर करोगे तो आप देखोगे कि मैं इस फॉर्मेट की प्रेजेंटेशन के ऊपर, स्मार्ट क्लासेस की प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको हर चैप्टर के प्रेजेंटेशन मिल रही होंगी, जिसमें उसका थियोरिटिकल कॉन्सेप्चुअल पोर्शन आ रहा होगा, फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे होंगे, और फिर उसके ICAP के पास पेपर के सवाल आ रहे होंगे। और इसी स्टडी ड्राइव के ऊपर आपकी जो भी क्लास की नोटिंग्स है वो आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने बोरिंग कॉस्ट की क्लास नोटिंग्स देखनी है, तो मैं IS-23 के फोल्डर, बोरिंग कॉस्ट के फोल्डर में गया। यहाँ पे हमारे पास वही प्रैक्टिस क्वेश्चन की PDF भी आ रही है, प्रेजेंटेशन भी आ रही है, और क्लास नोटिंग्स भी आ रही है। आपके पास सारी चीजें मेरा ख्याल है कि एक जगह प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके, अरेंज करके मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की। अब मैं कुछ सवालों को रीड करता हूँ, उसके बाद फिर हम FAR2 की बात करते हैं। इन सवालों में मेरे ख्याल है कि जो FAR1 से वाले मजीद डिस्कशन होगी। सर मेरा FAR1 थर्ड टाइम 38 पे फेल हुआ है। अच्छा देखें, पिछले रिजल्ट आने के बाद से अब तक मेरे पास डेली बेसिस पे कोई तकरीबन 100 के करीब डेली बेसिस पे मैसेज आ रहे होते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के। आधे लोगों के पेपर पास हुए होते हैं, आधे लोगों के पेपर पास नहीं हुए होते हैं। तो जिनके पास हुए हैं उनको तो बहुत बहुत मुबारकबाद ही, लेकिन जिनके फेल हुए हैं उन चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है, ताकि हम आने वाली अटेम्प्ट में अपना सब्जेक्ट पास कर सकें। देखिए मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर हमारा पेपर फेल हो गया। अब 3-4 तरह के सिनारियोज होते हैं। एक स्टूडेंट है जिसका पेपर फेल हो गया, मैंने पूछा भाई क्यों फेल हुआ? सर मैंने लेक्चर्स प्रॉपर्ली कवर नहीं किए थे। कुछ कहते हैं कि सर हमने 3-4 चैप्टर्स छोड़ दिए थे, या कुछ कहते हैं कि सर सच सच बताएं हमने 3-4 चैप्टर लास्ट के महीने में 2x की स्पीड पे देखेंगे। देखो अगर एक बच्चे ने लेक्चर ही कवर नहीं किए थे या प्रैक्टिस ही नहीं की थी और मेरा पेपर फेल हो जाता है, मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपको पता तो है कि आपके फेलियर का रीजन क्या है। आपको ये तो पता है कि आपकी जो रिजल्ट आया उसके पीछे कौन से, उसका पीछे रीजन क्या था, फेलियर रीजन, फेल होने का रीजन क्या था। अगर मैंने लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए, या लेक्चर्स को नॉन सीरियसनेस के साथ 2x 3x की स्पीड पे देखा, या फिर प्रैक्टिस नहीं की, एटलीस्ट आई नो व्हाई आई फेल। मुझे पता है भाई ये वजूहत है जिसकी वजह से मैं फेल हुआ, इस पे मैं काम करूंगा तो मैं पास कर जाऊंगा। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा सिनेरियो है। फिर मेरे पास एक कैटेगरी का स्टूडेंट आता है, सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, मैंने लेक्चर्स भी प्लानर के हिसाब से, आपकी गाइडलाइन के हिसाब से कवर किए थे, मैंने प्रैक्टिस भी वैसे की थी जैसे आपने आपने कही थी, लेकिन पेपर के 3 घंटों में मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया, मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गया, और मैं पेपर में परफॉर्म ही नहीं कर पाया। 100 मार्क के पेपर में से 40 मार्क का, 50 मार्क का, 60 मार्क का पेपर करके आया हूं। मेरे पेपर में पसीने छूट गए, मेरे पेपर में मुझसे कॉन्सेप्ट क्लिक ही नहीं हुआ, मैं पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। अगेन मैं समझता हूँ कि ये भी एक रीजनेबल सिनेरियो है, ये भी एक अच्छा सिनेरियो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप फेल हुए तो उसका रीजन क्या है। आपको पता है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाए, इस वजह से आप फेल हुए। यू आर नॉट ब्लैंक, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, पेपर के 3 घंटे आप पैनिक कर गए, पेपर 3 घंटों में आपने टाइम मैनेज नहीं किया। आपको पता है इस वजह से मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ है। सर इस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा? सर इस सिनेरियो में मैं अपनी चीजों को दोबारा से रिवाइज करूंगा, और चीजों को दोबारा से रिवाइज करने के बाद जब मैं प्रैक्टिस करने के लिए बैठूंगा, जब मैं रिवीजन करने के लिए बैठूंगा, अब मैं अटेम्प्ट वाइज पेपर को सॉल्व करूंगा। मैं एक अटेम्प्ट का पेपर उठाऊंगा, 3 घंटे के लिए खुद को आइसोलेट कर दूंगा, या तो लाइब्रेरी में या अपने रूम में, लेकिन उन 3 घंटों में कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए।
और उस 3 घंटों के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जब तुम पहला कोई पेपर सॉल्व करोगे तो शायद हो सकता है तुम 50 मार्क का करो, दूसरा पेपर सॉल्व करोगे तो 60 मार्क पे आओगे, तीसरा पेपर सॉल्व करोगे तो 70 मार्क पे आओगे, चौथा पेपर सॉल्व करोगे तो 80 85 90 मार्क पे आओगे। तो आपने कम से कम 8 10 अटेम्प्ट के पेपर खुद को पेपर सिनेरियो में रखते हुए 3 3 घंटे लॉक करके आइसोलेट करके पूरा पूरा पेपर सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग आप सीख सकें, ताकि आप एग्जाम के 3 घंटों में टाइम मैनेजमेंट को सीख सके। ये दूसरा सिनेरियो था। तीसरा सिनेरियो जो कि सबसे खतरनाक सिनेरियो है, एक बच्चा मेरे पास आता है, सर मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, मैंने प्रॉपरली क्लासेस ली थी, मैंने प्रॉपरली प्रैक्टिस की थी, मैंने स्मार्ट प्लानर को फॉलो किया था, जब मैं पेपर में बैठा तो 3 घंटे में मेरा पेपर भी बहुत अच्छा हुआ था। पेपर देने के बाद मैं 80 90% 100% श्योर था कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब ये रिजल्ट आया है तो रिजल्ट के अंदर मेरे 45 मार्क्स, रिजल्ट के अंदर मेरे 38 मार्क्स, रिजल्ट के अंदर मेरे इतने मार्क्स आए और मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरा पेपर क्लियर क्यों नहीं हुआ। मेरी तो तैयारी भी बहुत अच्छी थी, मैंने तो तैयारी सही ईमानदारी के साथ की थी, मैंने तो पेपर भी बहुत अच्छा दिया था, मैं तो कॉन्फिडेंट था कि मेरा पेपर निकल जाएगा। लेकिन अभी आईकेप ने ज्यादती कर दी और आईकेप ने मुझे फेल कर दिया। दिस इज द डिफिकल्ट सिनेरियो, दिस इज द खतरनाक सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आपका मसला क्या हुआ है, यहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि आपकी मिस्टेक्स क्या है। यहाँ पे अंधाधुन मेहनत करना फजूल है। इस सिनेरियो में अगर एक स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि पेपर फेल क्यों हो रहा है और वो दोबारा से लेक्चर्स ले रहा है, दोबारा से प्रैक्टिस कर रहा है, मेरे ख्याल है कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने मिस्टेक्स तो आइडेंटिफाई नहीं की ना, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी खामी कहाँ है, तुम्हारी कमी कहाँ है, तुम उस कमी को पूरा कैसे करोगे। तो यहाँ पे बड़ा जरूरी है कि पहले आप अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करें कि आपसे गलती हुई कहाँ है, आपसे क्या चीज रह गई है, आप किस चीज में एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को मीट ना कर सके। इसके दो सोल्यूशन हैं। देखिए, आईकेप की एक पॉलिसी होती है कि मेरा ख्याल है कि अगर आपके 40 से ज्यादा मार्क्स आए हो ना, तो आप आईकेप से अपने पेपर का फीडबैक ले सकते हो। आईकेप की वेबसाइट पे आप इस चीज को जाके सर्च कर लीजिएगा कि अगर आपके मेरे ख्याल है 40 से ज्यादा मार्क्स हो तो आप इंडिविजुअल अपने पेपर का फीडबैक ले सकते हो। उसकी कुछ फीस वगैरह देनी पड़ती है, तो वो फीस वगैरह तो आपको आईकेप जो है ना उसका फीडबैक दे देता है कि भाई आपने पेपर में ये चीज सही की थी, ये चीज गलत की थी, इस चीज में इतने मार्क्स सिक्योर किए, इस चीज में इतने मार्क्स सिक्योर नहीं किए। अगर ये नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें फीस देनी पड़ेगी और इसके लिए 40 से ज्यादा मार्क्स हो सकता है आपका पेपर 40 से कम पे रुका हो, या हो सकता है आप फीस नहीं देना चाह रहे, इसका एक आसान सोल्यूशन है। 2 3 अटेम्प्ट के पेपर खुद को पेपर इन्वायरमेंट में रखकर सॉल्व करें। यानी अपने आप को 3 घंटे आइसोलेट किया, एक अटेम्प्ट का पेपर उठाया, उसे पूरा सॉल्व किया। ऐसे पेपर जो सॉल्व करे वो नया पेपर होना चाहिए, यानी जो तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो उसको दोबारा सॉल्व करने का फायदा नहीं है। 2 3 अटेम्प्ट के पेपर खुद को पेपर सिनेरियो में रखकर, यानी कि 3 घंटे आइसोलेट करके सॉल्व करें, एज इफ कि आप एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करें, उस माइंडसेट से कि आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं। और फिर उस पेपर को अपने किसी दोस्त को, अपने किसी सीनियर को, अपने सब्जेक्ट के टीचर असिस्टेंट को चेक करवाएं अपनी गैर मौजूदगी में। मेरे लफ्ज पे ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं जो आपने 3 घंटे में पेपर सॉल्व किया है, उस पेपर को आपने अपने किसी दोस्त को, अपने किसी सीनियर को या फिर टीचर के असिस्टेंट को चेक करवाना है अपनी गैर मौजूदगी में। सर गैर मौजूदगी में क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम अपनी मौजूदगी में उस पेपर को चेक करवाओगे ना, तो तुम उसको बताओगे कि यार ये वाला वर्किंग यहाँ पे की हुई है, ये वाला आंसर मैंने यहाँ उठाया, ये चीज मैंने नंबर ऐसे कैलकुलेट किया था। नहीं, आपका एग्जामिनर आपको अपनी आंसर शीट से जज कर रहा है, आपका एग्जामिनर आपको आपकी आंसर शीट से जज कर रहा है। तो योर आंसर कॉपी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, कि वो हर चीज एक्सप्लेन करे। तो आपने जो पेपर सॉल्व किया है 3 घंटे में खुद से, उसे दोस्त को, सीनियर को या टीचर असिस्टेंट को अपनी गैर मौजूदगी में चेक करवाना है। आपकी गैर मौजूदगी में वो चेक कर उस पेपर को कैसे समझ रहा है, आपकी गैर मौजूदगी में उस पेपर एग्जामिनर को चेक करने में किस तरह से इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्या आपकी वर्किंग्स प्रॉपर्ली रेफर्ड है, क्या आपने कैलकुलेशंस को प्रॉपर्ली शो किया है कि किस तरीके से नंबर कैलकुलेट किया, क्या आपका आंसर प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड है। देखो अक्सर ऐसा होता है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं।
जी, तो मैं बात ये कर रहा था कि आपको अगर ये नहीं पता कि आपका सब्जेक्ट क्यों क्लियर नहीं हुआ और आपको अपनी मिस्टेक्स ही आइडेंटिफाई नहीं है, तो पहले आपने अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद फिर उस मिस्टेक के ऊपर काम करना है। सर मैं मिस्टेक कैसे आइडेंटिफाई करूँगा? या तो मैं आईक्यूब के एग्जामिनर से ही अपने पेपर स्पेसिफिक फीडबैक निकलवाऊँ। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, या तो आपके मार्क्स 40 से कम है, या आईक्यूब का जो कोटा है वो खत्म हो चुका है पेपर चेकिंग का, फीडबैक का, या आप जो है ना फीस बियर नहीं कर सकते, आप खुद से भी ये काम कर सकते हैं। 2-3 अटेम्प्ट के पेपर खुद को आइसोलेट करके 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करें। मतलब 3-3 घंटे में एक-एक पेपर सॉल्व करें। अपने किसी दोस्त को, सीनियर को, कोलीग को या टीचर के असिस्टेंट को वो पेपर अपनी गैर मौजूदगी में चेक करवाएँ। और गैर मौजूदगी में चेक करवाने के बाद आप उससे फीडबैक के लिए कि यार मेरा पेपर कैसा था? क्या मैंने चीज़ों को प्रॉपर्ली ड्राफ्ट किया था? क्या मैंने चीज़ों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था? क्या मेरी वर्किंग प्रॉपर्ली रेफर्ड थी? क्या मेरी कैलकुलेशन से समझ आ रहा था कि ये नंबर कैसे कैलकुलेट हुआ? आपको अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई हो जाएगी। आपको आपकी मिस्टेक आइडेंटिफाई लाज़मी हो जाएगी। असल में होता यह है कि एक चीज़ जो मैं बहुत अच्छी समझता हूँ और मैं उसे लिखता हूँ। जब मैं एक चीज़ को समझ कर लिखता हूँ ना और मैं उस खुद उस चीज़ को पढ़ता हूँ, तो मुझे तो समझ आएगा ही, क्योंकि मैंने ही तो लिखा है। भाई फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो या कंप्यूटेशनल कॉन्सेप्ट हो, मेरे ज़हन में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैंने उस कॉन्सेप्ट को लिखा, मैंने उस कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया, और जब मैं उस सॉल्यूशन को देखता हूँ या उस चीज़ को देखता हूँ, तो मुझे तो समझ आएगा ही ना, क्योंकि मैंने ही तो लिखा है, मैंने तो अपने दिमाग से लिखा है। लेकिन क्या मेरी लिखी हुई बात अगर मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप भी वही बात समझे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं? इस बात में फर्क है। एग्जामिनर को नहीं पता कि मुर्तुजा कायद ने कितने घंटे पढ़ाई की, एग्जामिनर को नहीं पता कि मुर्तुजा कायद के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, एग्जामिनर को नहीं पता कि मुर्तुजा कायद कितना तेज है। एग्जामिनर तो मुर्तुजा कायद को सिर्फ और सिर्फ उसकी आंसर कॉपी से जज कर रहा है। एग्जामिनर के सामने मैं बैठा हुआ थोड़ी हूँ, एग्जामिनर तो मुझे मेरी आंसर कॉपी से जज कर रहा है। तो जो कुछ मेरे जहन में है, जो कुछ मेरे कॉन्सेप्ट हैं, जो कुछ मेरी थ्योरी है, जो कुछ चीजें मुझे पता है, वो मेरे आंसर शीट में बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी मैं एग्जामिनर को कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। देखो, माइट बी पॉसिबल तुम्हें एक चीज बहुत अच्छी आती है लेकिन तुम उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो योर प्रेजेंटेशन शुड बी इंपॉर्टेंट, द प्रेजेंटेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कॉन्सेप्ट पता होने के बावजूद अगर आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया, आपने प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं किया, चांसेस हैं कि आप अपना पेपर क्लियर नहीं करोगे। तो आप देख लो कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। क्या मैंने लेक्चर्स ही नहीं लिए थे? क्या मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी? तो लेक्चर्स लेने प्रैक्टिस करनी है। क्या मैं पेपर में पैनिक कर गया था? क्या मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं थी? तो आपने पेपर की ड्रिलिंग करनी है, 3-3 घंटे की पेपर 3-3 घंटे में सॉल्व करना है। और तीसरा सिनेरियो, सर मुझे मिस्टेक्स ही नहीं पता, तो सर पहले मिस्टेक आइडेंटिफाई करें कि कॉन्सेप्ट्स वीक है, प्रैक्टिस वीक है, प्रेजेंटेशन में कमी है, कहाँ कमी रह गई, और फिर उस मिस्टेक के ऊपर हमें काम करना होगा। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर मेरा FAR 144 और टेक्स्ट 45 पर रुका है, सर आप बता सकते हैं कि मेरा क्या मिस्टेक हो सकती है? मैं अटेम्प्ट FAR 183 और 86 मार्क्स का किया था। नहीं फायजा, मैं नहीं बता सकता कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी, क्योंकि मैंने आपका सोल्यूशन नहीं देखा। और मैंने लेकिन आपको तरीका बताया कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने क्या मिस्टेक की थी। उसी अटेम्प्ट का सोल्यूशन आ जाए तो सोल्यूशन को देखोगे, वैसे आ चुका है सोल्यूशन, सोल्यूशन देखें तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या सही किया था, क्या गलत किया था। लेकिन स्टिल सोल्यूशन देख के अंदाजा नहीं होता। एक दो अटेम्प्ट के नए पेपर जो आपने पहले सॉल्व ना किए हो, वो सॉल्व करके किसी दोस्त को, कुलीग को या टीचर असिस्टेंट को चेक करवाएं। होपफुली यू विल गेट एन आइडिया कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। हारिस, मैं भी अगर कोई सोल्यूशन लिखूंगा ना खुद से, तो वो आईकेप की ड्राफ्टिंग से मैच नहीं करेगा। मैं भी अगर कोई सोल्यूशन लिखूंगा ना खुद से, वो आईकेप की ड्राफ्टिंग से मैच नहीं करेगा, क्योंकि हर जहन का लिखने का तरीका डिफरेंट है। मेरा लिखने का तरीका अलग है, तुम्हारे लिखने का तरीका अलग है, आईकेप के लिखने का तरीका अलग है। तो वर्ड टू वर्ड चीजें मैच नहीं होनी चाहिए, थ्योरेटिकल पार्ट में वर्ड टू वर्ड चीजें मैच नहीं होनी चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट मैच होना चाहिए। मैं जो अब बात अपने अल्फाजों में, आईकेप जो बात अपने अल्फाजों में, और आप जो बात अपने अल्फाजों में कह रहे हैं, अगर उन तीनों का मतलब सेम है और अंग्रेजी का फर्क है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद प्रैक्टिस आर की होनी चाहिए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट का लेक्चर, नंबर 2 उसकी बेसिक प्रैक्टिस का लेक्चर, नंबर 3 उसकी मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने खुद से सॉल्व करने हैं और खुद से सॉल्व करने के बाद उसका लेक्चर देखना है। एंड नंबर 4 आपने उस टॉपिक के, उस चैप्टर के पास पेपर्स खुद से सॉल्व करने हैं और खुद से सॉल्व करने के बाद उसका लेक्चर देखना है। कॉन्ग्रेचुलेशन फातिमा फॉर द बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ एंड टैक्स। इंशाल्लाह FAR 1 में जो चीज़ें मैं बताई है या जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में FAR 1 भी क्लियर हो जाएगा।
सर पता ही नहीं चलता अक्सर के क्या वीकनेस थी, फेल क्यों है, पेपर भी रह जाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता अक्सर, या कंप्लीट हो जाए तो सब एक्यूरेट नहीं होता। लाइबा देखें, 100% पेपर अटेम्प्ट करना और 100% पेपर सही अटेम्प्ट करना, मेरा ख्याल है ये तो इम्पॉसिबल है। मेरा ख्याल है कि आईके के एग्जाम में मेरिट होल्डर या गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा भी ऐसा नहीं होता होगा जिसने 100% पेपर 100% सही किया। गोल्ड मेडलिस्ट जिस बच्चे का गोल्ड मेडल आता है या जिस बच्चे का मेरिट आता है वो भी 100 मार्क पे नहीं आता, वो भी 80 85 90 मार्क पे आ रहा होता है। तो 100% पेपर अटेम्प्ट करना और 100% पेपर अटेम्प्ट करके 100% सही करना ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तभी तो 50 मार्क का पासिंग क्राइटेरिया, वरना 100 मार्क का पासिंग क्राइटेरिया होता। आपको 100% नहीं, आपको 80% पेपर 80% सही करना है। अगर आप 100 में से 80% पेपर अटेम्प्ट करते हो, 20% पेपर छोड़ देते हो, और उस 80% पेपर का 80% सही हो जाता है, तो भी आपके 64 मार्क्स बनते हैं। समझ रहे मेरी बात? आपने 100 मार्क के पेपर में अगर 80 मार्क अटेम्प्ट किए, और जो 80 मार्क अटेम्प्ट किए उसमें भी 20% गलत किया था, 80% सही किया था, तो भी आपके 64 मार्क्स आ जाते हैं। तो यस, यू हैव टू क्रॉस द लाइन, लेकिन 100% चीजों को सही करना, 100% चीजों को एक्यूरेट करना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। फातिमा, यू नीड टू इवेल्युएट कि आपके अगर क्लासेस की जरूरत नहीं है, आप दोबारा क्लासेस की तरफ ना जाएं, आप सेल्फ स्टडीज ही करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट ही वीक है, आपको क्लासेस की जरूरत है, तो क्लासेस की तरफ जाएं। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर मेरा पेपर इतने पे रुक गया, क्या मुझे क्लासेस लेनी चाहिए? अगेन, पेपर पे आपके मार्क्स कितने हैं इससे डिटरमाइन नहीं होगा कि आपको क्लासेस लेनी ही नहीं चाहिए। क्लासेस लेनी है या नहीं, ये डिसाइड आपने करना है, ये डिसाइड आपके दिमाग ने करना है, ना कि मुर्तुजा का यहाँ बैठ के डिसाइड कर सकता है। सिंपल सा तरीका है। अपने आप से सवाल पूछो, क्या तुमने क्लासेस लास्ट अटेम्प्ट में ईमानदारी से कवर की थी? क्या क्लासेस में जो बात पढ़ाई गई थी वो तुमने प्रॉपरली किसी जगह पे अपने रजिस्टर में नोट किया है? इफ यस, तुम्हें क्लासेस की जरूरत नहीं है, तुम सेल्फ स्टडी से ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने क्लासेस ही प्रॉपरली नहीं ली थी, दो टॉपिक्स की लेक्चर्स ही नहीं देखे थे, या दो टॉपिक्स को 2x 4x पे देख लिया था, और जो लेक्चर्स देखे थे बस लेक्चर्स देख लिए थे, कुछ अपने हाथों से किया ही नहीं था, सर आपको दोबारा क्लासेस लेने की जरूरत है। तो मार्क्स नहीं, मैं समझता हूँ आइडेंटिफाई करने की क्लासेस की जरूरत है नहीं। आपका जहन आपको बताएगा कि मुझे क्लासेस लेनी है या नहीं। अपने आप से सवाल करें कि क्या आपने लास्ट अटेम्प्ट में सारी क्लासेस प्रॉपरली ली थी? क्या उनको ईमानदारी से देखा था? क्या उनको टेंशन के साथ देखा था, या मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देखा था? क्या क्लास में जो सवाल सर ने करवाए थे उसको मैंने प्रैक्टिस किया था? इफ यस, आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, आप खुद से रिवाइज करें, आप खुद से प्रैक्टिस करें, आप खुद से मजीद प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आपने क्लासेस ही नहीं ली, आपने क्लासेस ली हैं लेकिन साथ में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लासेस ली है लेकिन 2x पे ली है, या क्लासेस ली है लेकिन सिर्फ बुक बन के देखा है, कुछ भी अपने हाथों से लिखा नहीं है, तो अगेन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि यू शुड टेक क्लासेस। शायद थोड़ा सवाल मैं आपका समझ नहीं पा रहा कि मस्ट आई स्ट्रिक्टली फॉलो द फॉर्मेट फॉर क्वेश्चन शोन इन स्मार्ट क्लासेस और शुड आई बी मोर डिटेल्ड? स्मार्ट क्लासेस में जो मैं सवालों को सॉल्व करवाते हुए सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता हूँ, दिस इज द आइडियल फॉर्मेट, दिस इज द आइडियल फॉर्मेट कि आपका सॉल्यूशन इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। अगर उसमें और डिटेलिंग की जरूरत है, आप और डिटेलिंग करें, लेकिन उसको कम ना करें। हारिस, अगेन देखो तुम्हारी बात के 13 मार्क्स आए, मैं कैसे बताऊं कि 13 मार्क्स क्यों आए? 8 नंबर के एमसीक्यूज आपने सही किए, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपने जो बाकी सवाल किए, शायद आपने उसका क्वेश्चन नंबर ही ना सही लिखा हो। अगर आपने क्वेश्चन नंबर सही नहीं लिखा, वो सवाल चेक नहीं हुआ होगा, मतलब वो सवाल जीरो हो गया होगा। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि यार मैंने बाकी चीजें सही की है, लेकिन बाकी में सही ना की हो। देखो, अगर आप कोई मुझे ये कहेगा ना कि सर मैंने सही किया था, आईक्यूब ने मुझे जानबूझ के फेल किया, या आईक्यूब ने मुझे गलती से फेल किया है, इस बात के अंदर आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं कि कोई सदाकत नहीं। इतना बड़ा इदारा बैठा हुआ है, उसका चेकिंग का एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे के 50 से ज्यादा मार्क्स बनते हो और आईकेप की चेकिंग में मिस्टेक हो और उसके 10 12 मार्क्स आ जाए। एक दो मार्क्स चलो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हिसाब से आपके मार्क्स 50 55 बन रहे थे और आंसर आया है, रिजल्ट आया 12 मार्क्स 13 मार्क्स। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मसला है। अब वो मसला जेन्युइन एरर हो सकता है, वो मसला ब्लंडर हो सकता है भाई हमने ये एरर कर दिया हो,
कि हमने क्वेश्चन रेफरेंसिंग ही सही ना की हो, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिया हो। ऐसा हो जाता है प्रेशर में, मेरे साथ भी होता है, हो जाता था। या ऐसा हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया है, लेकिन एक्चुअली मैंने सही नहीं किया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सही किया है और मुझे लग रहा है कि मैंने सही किया, सही भी किया है, लेकिन वो आंसर कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। आपने अपनी कैलकुलेशन तक, आप अपने आंसर्स तक एग्जामिनर को पहुंचा कर नहीं आए, तो भी शायद आपके कम मार्क्स हो। तो यू नीड टू इवैल्यूएट कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। फातिमा, इफ यू नो योर मिस्टेक कि आपने प्रेजेंटेशन सही नहीं की, प्रॉपर वर्किंग शो नहीं की, और आपको पता है कि यार मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मुझे पता है प्रेजेंटेशन पे काम कैसे करना है, आपको दोबारा क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, आपने चीजों को रिवाइज करना है। अज्यूमिंग कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है चीजें, आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप इंप्रूव कर जाएंगे। और आपके मार्क्स अच्छे हैं, 40 इज वेरी गुड। और आपको पता है कि मैंने वर्किंग शो नहीं की थी, यानी कि अगर आप वर्किंग शो वगैरह करोगे तो आई गेस आप इजीली 50 मार्क की बाउंड्री क्रॉस कर जाओगे। करण, दिस इज नॉट द प्रोफेशनल फॉर्मेट। सोल्यूशन में कभी भी वर्किंग से आपका सोल्यूशन स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन नहीं है। सोल्यूशन में जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, अगर उसने जनरल एंट्री मांगी है तो जनरल एंट्री से सवाल शुरू हो, अगर उसने डिस्क्लोजर मांगा है तो डिस्क्लोजर से सवाल शुरू हो, अगर उसने थ्योरी मांगी है तो थ्योरी से सवाल शुरू हो, और फिर आगे जाके वर्किंग आनी चाहिए। तो अगर कोई वर्किंग पहले करता है और बाद में आंसर की रिक्वायरमेंट प्रेजेंट करता है, ये मेरे हिसाब से प्रोफेशनल नहीं है। आप थोड़े मार्क्स लूज कर जाओगे। पहले एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, उसके नीचे फिर वर्किंग आ रही हो। लैबा मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक तो कॉलेज के मॉक वगैरह दें, और उससे पहले ये वाला काम करें कि FAR 1 और टेक्स्ट के 2-3 अटेम्प्ट के पेपर अपने किसी दोस्त को या टीचर असिस्टेंट को चेक करवाएं। वो पेपर आप खुद को 3 घंटे आइसोलेट करके सॉल्व करें, और फिर वो पेपर चेक करवाएं अपनी गैर मौजूदगी में, ताकि आपको पता चले, क्योंकि आपकी इतनी अटेम्प्ट लग गई हैं और आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 41, 39, 38, दिस आर गुड गुड मार्क, आपका पेपर नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन चलो, उसमें अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी। ये वाला काम जरूर करना कि मिस्टेक आइडेंटिफाई करने के लिए 2-3 अटेम्प्ट के पेपर आइसोलेशन में सॉल्व करके किसी को चेक जरूर करवाना, ताकि पता तो चले मसला क्या है। जी, जुल मोहम्मद जुल्किफ, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। FAR 2 अटेम्प्ट कर ले, FAR 1 का क्लियर होना जरूरी है। फर्रुख, ये पेपर बेस्ड अटेम्प्ट ही है, अभी क्या कंप्यूटर बेस्ड नहीं हुआ। मोहम्मद बिलाल, स्टिल कोई इसमें बुरी बात नहीं है। सीए एक ऐसा जर्नी है, सीए एक ऐसी जर्नी है जिसमें 95 या इवन शायद 97% लोग इसमें पेपर फेल करते ही हैं। एंड दिस फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड या एंड ऑफ द लाइफ। हर किसी का पेपर फेल होता है। फेलियर सही मानों में ये है, ये बुराई है कि आप अपने फेलियर से सीखो ना। दिस इज अ गुड थिंग कि यू नो कि आपका मसला क्या है, आपने टाइम मैनेजमेंट सही नहीं की, आपको पता है आप क्या करना है। मैंने, सर मैंने चीज़ों को रिवाइज करना है, मैंने 3-3 घंटे खुद को आइसोलेट करके 8-10 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करने हैं, इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अदीन, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और फोकस टॉपिक कौन सा है, ये सवाल इस स्टेज पे होना ही नहीं चाहिए। इस स्टेज पे ही आप कैसे कह सकते हो कि सर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें। आपको 100% कवरेज करके जानी है। आप दूसरी तीसरी अटेम्प्ट दे रहे हो और आप अभी भी ये रिस्क लोगे कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लूं और कुछ टॉपिक छोड़ दूं, वहां से पेपर आ गया, फिर क्या करोगे, तीसरी अटेम्प्ट दोगे। ये सवाल एंड के रिवीजन के लिए शायद मैटर करता है, या किसी ने किसी वजह से कोई चीज छोड़ दी तो वो सवाल मुझसे करे। शुरू में तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 110% कवर करोगे। ICAP 100% चीजें पूछता है, तो आपने 110% चीजें कवर करके जानी है, ताकि फेल होने का कोई मार्जिन ही ना रहे। सॉरी, इस बात को मैं अभी आंसर नहीं कर सकता। मसफा यूसुफ, देखो मैं भी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि भाई इतने पेपर दो, उतने पेपर दो। सर तहा की अलग रिकमेंडेशन है, बाकी लोगों की अलग रिकमेंडेशन है। इन दी एंड टीचर सिर्फ रिकमेंड करेगा, डिसीजन आपने लेना है। और अगेन आप मुझसे पूछेंगे कि सर मैं क्या करूं, मैं भी आपको कोई मशवरा नहीं दूंगा। आप खुद से सवाल करें, क्या आप समझते हैं कि आप इस तरह के स्टूडेंट हैं कि आप 3 पेपर मैनेज कर सकते हैं, तो 3 पेपर दें। क्या इस तरह के स्टूडेंट है कि आप 4 पेपर मैनेज कर सकते हो, तो 4 पेपर दें। देखो, 3 पेपर देकर 3 पेपर पास करना बहुत अच्छा है, बनिस्बत इसके कि मैं 4 देकर चारों फेल कर दूं। 3 पेपर देकर 3 पेपर पास करना बहुत अच्छा है, बनिस्बत इसके कि मैं 4 देके चारों फेल कर दूं। क्योंकि जब आप ज्यादा सब्जेक्ट्स पिक करते हो ना, तो फिर आपका टाइम टूटता है, आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपकी अटेंशन डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो देयर इज अ रिस्क कि आप शायद 3 से कम पेपर क्लियर करो, और 3 पेपर देकर हो सकता है कि आप तीनों क्लियर कर लो।
अगेन मुझे नहीं पता कि आपका टेक्निकल लेवल क्या है, मुझे नहीं पता आप कितने ब्रिलियंट हो, मुझे नहीं पता आप अपनी पढ़ाई को लेकर कितने सिंसियर हो। ये इंसान अपने आप से सवाल खुद करे, मैं कितना टाइम दे सकता हूँ पढ़ाई को, मेरे पास कितना टाइम बाकी है, मुझे मैं किस लेवल की कॉम्पिटेंस लेके बैठा हूँ। और फिर अपने अपने लिए कंक्लूड करे। देखिए टीचर जो बात कर रहा होता है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ कि 3 पेपर दे दो, 4 पेपर दे दो, ये मेरा व्यू है। भाई मेरा व्यू, मेरे एंगल से शायद 6 लिखा है, आपके एंगल से 9 लिखा है। तो आपने ये देखना है कि भाई आपके लिए क्या सही है, और आप अपने लिए वो सेलेक्ट करें जो आपको लगता है आपके लिए सही है। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा मोहम्मद हफीज ने कि सर मुझे टेक्स्ट की थ्योरी में इशू होता है, इसको कैसे रिजॉल्व करूं। ठीक है। आ, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक मेरी तरह के स्टूडेंट, मैं अगर कोई चीज याद कर लूं मुझे बहुत अच्छा याद रहता है, रीजनेबल टाइम पीरियड तक याद रहता है, मेरी मेमोरी, मेरा रिटेंशन, मेरा रट्टा बहुत अच्छा है। मैं इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आया हूं, मैंने वहां पे बहुत ज्यादा रट्टा लगाया था। सी में आके भी मेरा रट्टा बहुत अच्छा था। और ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि सर हमें तो याद ही नहीं होता, सर हम तो याद करते हैं हम तो भूल जाते हैं। तो दोनों सिचुएशन के स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से चीजों को लेकर चलना है। इफ यू थिंक योर रिटेंशन इज गुड, आपको चीजें अच्छी याद रहती हैं, मेरी तरह के स्टूडेंट हो, बहुत ज्यादा चीजें याद रखने में मसला नहीं होता, थ्योरी बहुत रट्टा बहुत स्ट्रांग है, इस सिनेरियो में आप एग्जाम से करीब तक जाकर याद करें। यानी 2-2 4-4 महीने पहले याद ना करें, एग्जाम से 1 महीने पहले याद करने वाली चीजें उठाएं। लेकिन ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ जिसकी रट्टा बहुत अच्छा है, मेरी तरह का जहन है, उसको चीजें रट जाती हैं। अगर तुम मुझसे लॉ के सेक्शन पूछोगे, मुझे लॉ के सेक्शन रेफरेंस नंबर पूछोगे, मुझे सब कुछ याद है क्योंकि मेरी थ्योरी, मेरा रट्टा बहुत अच्छा है। रट्टा अच्छा है, थ्योरी नहीं, रट्टा बहुत अच्छा है। अगर आपका रट्टा बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करूंगा आप एग्जाम से 1 महीने पहले चीजों को याद करने बैठे। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप ऐसे हैं, अच्छा अगेन अगर रट्टा अच्छा है लेकिन तुम्हें लगता है ना कि तुम एंड में जाके पैनिक कर जाओगे, सिंसियर नहीं हो अपनी पढ़ाई के साथ, या एंड में जाके बौखला जाओगे, तो फिर शुरू से याद करो, फिर ये रिस्क नहीं लेना। ये रिस्क उस बच्चे के लिए है जिसका रट्टा भी बहुत अच्छा है और जिसको पता है कि मैं 1 महीने में याद कर लूंगा, वो आखिरी के 1 महीने में याद करे, 2 महीने शुरू के याद ना करे, 2 महीने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस पे ध्यान दे। दूसरी तरफ वो बच्चा जिसको चीजें याद करने के बाद याद नहीं रहती, चीजें याद करने के बाद वो भूल जाता है, वो तो डे 1 से याद करे। और डे 1 से सिर्फ याद करना जरूरी नहीं है, उसको बार बार रिवाइज करे। लाइक आज मैंने अगर एक थ्योरी याद की है एक चैप्टर की, लाजिम है, फर्ज है कि उसे 1 हफ्ते बाद रिवाइज करूं, 1 हफ्ते बाद मजीद रिवाइज करूं, 2 हफ्ते बाद रिवाइज करूं, तीन। जब तुम एक चीज को याद करने के बाद 2-3-4 दफा रिवाइज कर लोगे ना, बिलीव में वो तुम्हें चीज परमानेंट याद हो जाएगी, बिलीव में वो चीज तुम्हें बार बार करने के बाद याद हो जाएगी। अगर तुमने एक दफा याद किया उसको कभी रिवाइज नहीं किया, 2-3 हफ्ते बाद तुम ऐसा भूलोगे एज इफ कि तुमने याद ही नहीं किया था, 2-3 हफ्ते बाद तुम ऐसा भूलोगे एज इफ कि तुमने याद ही नहीं किया था। लेकिन अगर तुमने एक चीज आज याद की, 2-3 दिन के गैप से रिवाइज कर लिया, 1 हफ्ते बाद रिवाइज किया, 2 हफ्ते बाद रिवाइज किया, 3 हफ्ते बाद किया, 4-5 दफा रिवाइज कर लेना, यकीन जाने वो ऐसा याद होता है कि मेरा भूलोगे ही नहीं। मतलब एटलीस्ट एग्जाम तक तो नहीं भूलोगे, ऑब्वियसली एज के साथ तो भूल ही जाओगे। जी मुस्कान, जिस फॉर्मेट पे मैं सवाल सॉल्व करवाता हूँ बिल्कुल आप उसी फॉर्मेट पे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर एक सवाल एक दफा सॉल्व किया, दोबारा सॉल्व करने में मुश्किल हो रही है, अगेन अटेम्प्ट करें, नहीं हो रहा सोल्यूशन देखें। फिर कुछ दिन के बाद दोबारा सॉल्व करें, नहीं हो रहा, सोल्यूशन देखें। फिर कुछ दिन के बाद दोबारा सॉल्व करें। ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा, थोड़ी इरिटेशन होगी, कोसोगे अपने आप को कि किस फील्ड में आ गए, लेकिन ये बात काम करना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। मैं तुम्हें लिटरली एक बात बता रहा हूँ, FAR 2 में एक टॉपिक है, अब तो FAR 1 में, जिस टाइम पे मैंने CA किया था वो FAR 2 में हुआ करता था, IE सेट। IE सेट का एक सवाल था जो हमारे टीचर ने हमें करवाया था, मेरे टीचर थे अकाउंटिंग के, सर नवीद बुखारी। वो सवाल 20-22 मार्क का सवाल था और बहुत मुश्किल सवाल था। वो सवाल पहले टीचर ने हमें सॉल्व करने के लिए दिया, मैंने उसको सॉल्व किया, मैंने 40-50% सॉल्व कर लिया। फिर टीचर ने वो बोर्ड पे सॉल्व करवाया, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया, मैंने वो सोल्यूशन कॉपी कर लिया। मैंने उस सवाल को उस क्लास के बाद कोई मल्टीपल टाइम 4 से 5 दफा सॉल्व किया और मुझसे कभी सही होता ही नहीं था। मतलब 1-2 दिन की गैप के बाद मैंने दोबारा किया, हुआ ही नहीं। टीचर का सोल्यूशन देखा तो अच्छा ये करना था। 1 हफ्ते बाद दोबारा सॉल्व किया, हुआ ही नहीं, टीचर का सोल्यूशन देखा, अरे ये करना था। 2 हफ्ते बाद दोबारा किया, हुआ ही नहीं, टीचर का सोल्यूशन देखा, अच्छा ये करना था। 4-4 5-5 दफा मैंने एक एक सवाल को सॉल्व किया था, फिर जाके
समझ लो कि मुझे एक तरीके से याद ही हो गया था कि सवाल में क्या करना है। तो यस, कुछ सवालों में ऐसा होता है कि आप एक दफा करने के बाद दूसरी बार करते हो, नहीं होता। आप लगे रहो, आप जब तक लगे रहो जब तक कि आप कर ना जाओ उस चीज को पार। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है एक स्टूडेंट ने, ये सबके लिए रेलेवेंट है और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि सर आप ये फोकस करते हैं कि नोट्स बनाएं, तो व्हाट इज मेंट बाय कि हम नोट्स बनाएं? क्या मैं लेक्चर में जो कुछ लिखा हुआ है सब कुछ अपने रजिस्टर में लिखूं, या मैं सुकून से बैठ के लेक्चर देखूं, या मैं क्या करूं? मुझे थोड़ा गाइड करें। देखो, यहाँ दो अलग अलग बातें हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक है आपका FAR 1 का सब्जेक्ट। FAR 1 के सब्जेक्ट में क्या होता है? कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। और एक है आपका थियोरटिकल सब्जेक्ट, टेक्स्ट। टेक्स्ट FAR 1 से डिफरेंट है। टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट भी है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिस भी है। FAR 1 में जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ना, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आपने अपने नोट्स में नहीं लिखना। इसको आपने अपने नोट्स में नहीं लिखना। वो चीजें बुक में लिखी हुई हैं। आप लेक्चर प्ले करें, बुक अपने सामने ओपन करें, और अगर लेक्चर में आपको समझते हुए कोई एग्जाम्पल वगैरह नोट करने की जरूरत है, वो बुक में ही नोट कर लें। उसके लिए अलग रजिस्टर में नोटिंग करने की जरूरत नहीं है। और जो चीजें ऑलरेडी लेक्चर में लिखी हुई है और वो तुम्हारी बुक में भी लिखी है, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बुक में लिखी हुई है। बस लेक्चर देखो, बुक अपने सामने ओपन रखो, मैंने लेक्चर समझाते हुए कोई पॉइंट बताया, कोई एग्जाम्पल दी, वो चीज तुम अपने पास लिख लो। लेकिन FAR 1 में जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मैंने सॉल्व करवाए, चाहे वो आपने खुद से किए, जितने पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये लाजमी आपने अपने हाथों से अटेम्प्ट करने हैं, ये लाजमी अपने हाथों से लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहला कॉन्सेप्ट देखा, आपने कॉन्सेप्ट देखा, बुक अपने सामने रखी, कॉन्सेप्ट में अगर कोई एग्जाम्पल वगैरह आई तो वो छोटी मोटी लिख ली। फिर आपने उसका पहला क्वेश्चन देखा, तो पहला क्वेश्चन आपने ध्यान से देखा और समझा कि मैंने क्या काम किया। फिर क्वेश्चन देखने के बाद उसे लाजमी अपने रजिस्टर में कॉपी करो। अब उस क्वेश्चन के बाद उस कॉन्सेप्ट का दूसरा क्वेश्चन आया, अब आपने इसका सोल्यूशन नहीं देखना, आपने पहले उसे खुद से अटेम्प्ट करना है, 15-20 मिनट का टाइम देना है। हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं होता फिर सोल्यूशन देखो। अगर तो आपका सोल्यूशन और मेरा सोल्यूशन गलत था, मेरा सोल्यूशन कॉपी करो। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए, जो तुम खुद सॉल्व करोगे, वो आपने लाजमी अपने हाथों से लिखने हैं। थ्योरेटिकल पार्ट आपको रिप्रोड्यूस करके अपनी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं। सेम इज द केस विद टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो थ्योरी का पार्ट है, जो प्रोसीजरल नेचर की चीजें हैं, जो कॉन्सेप्चुअल नेचर की चीजें हैं, वो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं, वो बुक में लिखी हुई है। लेक्चर प्ले करे, बुक सामने सामने ओपन करे, लेक्चर के दरमियान में कोई एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने लिखी नहीं है लेकिन मैंने मुंह से बोल दी, या मैंने कोई टिप बता दिया, मैंने कोई पॉइंट बता दिया, वो आप अपने हाथों से बुक में ही लिख लें, उसको रजिस्टर में कॉपी ना करें। लेकिन जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सैलरी की कंप्यूटेशन के, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के, इनकम फ्रॉम बिजनेस के, जो मैंने सॉल्व करवाए, वो भी आपने कॉपी करना है। जो मैं सॉल्व करने के लिए होमवर्क दूंगा वो भी आपने कॉपी करना है। जो पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे वो भी आप कॉपी कर रहे होंगे। आई होप आपको मैं समझा पाया हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। GLE नक्की रजा बिल्कुल बना सकते हैं। फातिमा, पहले तो आप ये देख लो, आप FAR 2 के बगैर ऑडिट क्यों दे रहे हो? अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑडिट ना दो। क्योंकि FAR 2 के बगैर, FAR 2 के बगैर, क्योंकि FAR 2 के 2-3 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिसके ऑडिट के पेपर में एप्लीकेशन आती है। आपका FAR 1 क्लियर नहीं है तो आप FAR 2 तो अभी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट तो कर सकते हो। लेकिन ऑडिट के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए FAR 2 के 2-3 स्टैंडर्ड्स की नॉलेज चाहिए होती है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन या कोई और पेपर अवेलेबल है तो उसे देख लो फिलहाल। सर, आई एम नॉट फ्रॉम इलेवन।
नहीं मुस्कान, टेक्स्ट में आपको सेक्शन रेफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है। लाइबा, जो चीज आपको तकलीफ दे रही है ना, जनरली जो बच्चे नंबर्स में अच्छे होते हैं उनको थ्योरी तकलीफ देती है, जो बच्चे थ्योरी में अच्छे होते हैं उनको नंबर्स और प्रैक्टिस तकलीफ देती है। आपको वो चीज करनी पड़ेगी। मुझे कैलकुलेशन करते वक्त, सवालों को सॉल्व करते वक्त बड़ा मजा आता था, रट्टा लगाने में बहुत कोफ्त आती थी, लेकिन करना तो पड़ेगा, कोई और हल है नहीं। नहीं फरूक, सेक्शन नंबर चैप्टर नेम कुछ कोड करने की सोल्यूशन में जरूरत नहीं है, और आपको हरगिज ये चैप्टर नंबर सेक्शन नेम वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। करंट डिपेंडिंग अपॉन दी साइज। जो छोटे स्टैंडर्ड्स हैं जैसे बोरिंग कॉस्ट हो गया, इम्पेयरमेंट हो गया, IS 40 हो गया, इसके आप मेरे ख्याल है 4-5 सवाल भी बेंचमार्क सवाल आइडेंटिफाई करते हो, अच्छी बात है। लेकिन जो मुश्किल स्टैंडर्ड्स हैं, IS 16 हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, EPS हो गया, कैश फ्लो हो गया, इसके तो कम से कम आपको 8-8 10-10 सवाल करने चाहिए। शायद ओवरराइट ना करें, अगर आपने कुछ गलत लिख दिया आप उसको कट करें, उसके आगे से लिखना शुरू कर दें, वाइटो वगैरह तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जनरली कुछ लोग होते हैं कि अगर कुछ गलत लिख दिया ना, उसी के ऊपर ओवरराइट करके सही कर देते हैं, वो पढ़ना मुश्किल होता है। ओवरराइट ना करें, उसे कट करें, उसके आगे सही लिखना शुरू कर दें। कोई वर्किंग करा तो गई, वर्किंग को पूरा काट दें, नीचे दोबारा दूसरी वर्किंग कर लें। फातिमा, टेस्ट इस तरह से होंगे कि जो भी टेस्ट का टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर होगा या हो चुका होगा, या तो आप उस दिन IQ जाके फिजिकली टेस्ट दे सकते हो, या फिर मॉक एग्जाम आपका सॉफ्ट में भी आपके साथ शेयर हो जाएगा, तो आप खुद से घर पे टेस्ट देकर उसकी तस्वीर TS के साथ शेयर करोगे तो वो आपको चेक कर देंगे। जी शायद। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बस मैंने हर टॉपिक के अंदर कुछ थोड़े सवाल ऐड किए होंगे, तो मैं वैसे भी पूरी बुक की PDF ड्राइव पे अपलोड करता हूँ, तो जो सवाल मैंने नहीं ऐड किए हैं वो आप PDF से पढ़ सकते हो, तो बिल्कुल आप लास्ट टाइम की बुक भी यूज़ कर सकते हो। जी शायद, अगर आपको प्रिपरेशन के लिए कॉन्सेप्ट्स के माइंड मैप बनाने की आदत है तो दिस इज अ गुड थिंग। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट याद करने के लिए माइंड मैप बनाने पड़ते हैं, और मेरा ख्याल है अगर उससे अच्छा याद होता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है ये। अच्छा, थोड़ा सा हमने FR1 पे तो डिटेल में बात की, अब थोड़ा सा टेक्स्ट के हवाले से बात करते हैं। वैसे तो मैंने ज़्यादातर सवाल रीड कर ही लिए हैं, हो सकता है मैंने कुछ स्किप किए हों, मतलब एंड के जो सवाल है मैं उसको देख लूंगा। और कुछ लोगों ने चैट के अलावा मुझसे अनाउंसमेंट में भी, Q&A सेशन में भी सवाल पूछे, मैं उनको भी देखूंगा। थोड़ा सा हम थोड़ा टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिर जो है ना हम आपके सवाल लेंगे। जैसे सेम इसी तरीके से अगर मैं कैफ 2 की बात करूं, कैफ 2 में भी आपके पास चैप्टर वाइज ड्राइव के ऊपर फोल्डर बने हुए हैं। हर चैप्टर के अंदर उस चैप्टर के नोट्स, उस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उस चैप्टर की क्लास नोटिंग, सब कुछ आ रहा है। और यही सारी चीजें बुक की फॉर्म में बुक भी अवेलेबल है। अगेन, बुक चाहो तो हार्ड कॉपी में परचेज करो, अदरवाइज मैंने बुक का सॉफ्ट कॉपी भी आपकी ड्राइव पे अपलोड कर दिया है। कैफ 2 वॉल्यूम 1 ऑटम 25, इसका वॉल्यूम 2 मैं इंशाल्लाह आने वाले 2-3 हफ्तों में रिलीज कर दूंगा। अभी वॉल्यूम 1 अपडेट हुआ है, वॉल्यूम 2 इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों में अपडेट हो जाएगा। स्प्रिंग 25 का वॉल्यूम 2 अभी ही ड्राइव पे अवेलेबल है, लेकिन जब मैं ऑटम 25 के लिए इसे अपडेट कर दूंगा तो फिर मैं स्प्रिंग 25 का वॉल्यूम 2 यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। वॉल्यूम 1 अपडेटेड है, हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी में पढ़ने की आदत है यहाँ से पढ़ सकते हो। जो यहीं पे आपके पास एक एक्सेल फाइल आ रही है, स्मार्ट स्टडी प्लान फॉर कैफ 2 टेक्स्ट प्रैक्टिसेस। सेम, जब हमारा ये बैच रेगुलर स्टार्ट हुआ था आज से 4 महीने पहले, तो मैंने 4 महीनों के लिए स्टडी प्लान दिया था। ये हमारे पास कैफ 2 का कुछ स्टडी को पूरा कोर्स आ रहा है, और हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर के आवर्स आ रहे हैं। एक मैंने आपके लिए स्मार्ट स्टडी प्लान बनाया है फॉर द 3 मंथ्स, कि अगर हम मई से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि जुलाई के एंड तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, और अगस्त का महीना हमारे पास रिवीजन का हो। तो अगेन यहाँ पे आपको पर वीक 7 घंटे के लेक्चर देखने हैं, यानी कि अगर आप डेली 1 घंटे का भी लेक्चर कवर करो तो आप बासानी 3 महीनों के अंदर 90 आवर्स के, 85 आवर्स के लेक्चर्स कवर कर सकते हो। देखो सिंपल से कैलकुलेशन है ना, यू हैव अराउंड 90 डेज, अगले 3 महीनों में 90 दिन है आपके पास। 1 घंटे का लेक्चर डेली देखते हो तो 90 दिन में 90 घंटे के लेक्चर हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ 1 घंटे टेक्स्ट पढ़ना काफी नहीं होगा टेक्स्ट पास करने के लिए। 1 घंटे का लेक्चर का मतलब है कि कम से कम आपको 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कम से कम आप 2.5-3 घंटे दोगे टेक्स्ट को, तो जाके आप पेपर इंशाल्लाह पास करोगे। और 2.5-3 घंटे का ब्रेकअप किया, वही शुरू का आधा पौना घंटा रिवाइज करो,
फिर 1 घंटा लेक्चर कवर करो, और फिर 1 घंटा प्रैक्टिस और रट्टा। देखो टेक्स्ट में मैं कहूंगा कि आपको कुछ हद तक रट्टा लगाना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे कि भाई ये सीए में रट्टा क्यों, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और मैंने अपने अल्फाजों में लिखा था, तो आप उसकी एडवाइस फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि सीए में आपके 25-30 मार्क्स ऐसे होते हैं जो आपके रट्टे के होते हैं। किसी का कोई भी व्यू हो, मैं इस पर बड़ा ओपन हूँ, क्लियर शर्ट बात करूंगा कि आपको कुछ हद तक रट्टा लगाना पड़ेगा। आपको शायद हो सकता है कि फेसबुक पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट कर दे लो, भाई मैंने तो कुछ भी याद नहीं किया था, खुद लिखा था, वो भी पास हो गया। आप अगर ये रिस्क लेना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मुझसे पूछेंगे क्या करूं, तो मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रेट स्ट्रेट, 20-30% पोर्शन ऐसा है जो आपको रटना पड़ेगा। रटोगे तो ही वो एरिया अटेम्प्ट कर पाओगे। लाइक वो मुझसे एग्जाम में पूछता है कि डिविडेंड की डेफिनेशन बताओ, रॉयल्टी की डेफिनेशन बताओ, टैक्स रिटर्न का प्रोसीजर समझाओ, सेल्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर समझाओ। मैं एग्जाम में 3 घंटे परफॉर्मेंस के हैं ना कि सोचने के हैं। मैं वहां डिविडेंड की डेफिनेशन अपनी मादरी जबान में सोच रहा हूँ और फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश लिख रहा हूँ। तो देख लें कि आप ये काम कर सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और अगेन, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो ना, जैसे ऑडिट हो गया, तो वैसे इतने ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आपके पास है नहीं, ऑडिट हो गया, वहां तुम अपने अल्फाजों में थ्योरी लिखोगे ना तो फिर भी चल जाएगी। बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, ये लीगल सब्जेक्ट है, ये लॉ के सब्जेक्ट है। लीगल सब्जेक्ट को लिखते वक्त हमारी डेली लाइफ की इंग्लिश काम नहीं आ रही होती, जो हम बात करते हुए या लिखते हुए नॉर्मल अंग्रेजी लिखते हैं वो नहीं काम आती। वी हैव टू यूज द लीगल लैंग्वेज, वी हैव टू यूज द लीगल जार्गन्स। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि 20-30% पोर्शन ऐसा है जो आपको याद करना पड़ेगा। सर मैं डेली 3 घंटे टेक्स्ट को दूं इस ब्रेकअप के साथ कि डेली आधा पौना घंटा चीजों को रिवाइज करूं, 1 घंटा लेक्चर देखूं और 1 घंटा प्रैक्टिस या रट्टा कुछ भी। अगर कॉन्सेप्चुअल लेक्चर कवर किया तो प्रैक्टिस की, थियोरेटिकल लेक्चर कवर किया तो रट्टा लगाया। अगर आपने 3 घंटे अगले 3 महीनों तक दे दिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका आने वाले टाइम में कैफ टू क्लियर हो जाएगा। अगेन मैंने पूरा वीक वाइज आपको टारगेट बताया कि हर वीक आपने कौन कौन से चैप्टर के कितने कितने लेक्चर्स कवर करना है। इस प्लान को फॉलो करते हुए बाय द एंड ऑफ 3 अगस्त आपका कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जिस सीक्वेंस में चीजें इस प्लानर में आ रही है, उसी सीक्वेंस में चीजें पोर्टल पे आ रही है, उसी सीक्वेंस में चीजें हमारे क्या कहते हैं बुक के अंदर आ रही है। अब टेक्स्ट से पर्टेनिंग अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो, अधीन टेक्स्ट को आपने डेली बेसिस पे 3 घंटे का माइंड जहन बना के तीन, देखिए 3 घंटे इज एवरेज। आप चाहे टैक्स का पेपर दो, आप FR1 का पेपर दो, आप कॉस्टिंग का पेपर दो, मैं ही कहूंगा 3 घंटे दो। दिस इज फॉर एवरेज स्टूडेंट। इफ यू थिंक यू आर शार्प, आप 2 घंटे में भी कर सकते हो, आप 2.5 घंटे भी कर सकते हो। इफ यू थिंक कि आप वीक हो, शायद आपको 4 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। तो 3 घंटे इज द एवरेज, लेकिन इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल। अगर कोई कैलकुलेशन में स्ट्रगल कर रहा है तो शायद उसको FR1 को 4 घंटे देने चाहिए। अगर कोई थ्योरी में स्ट्रगल कर रहा है तो शायद उसको बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स को ज्यादा टाइम देना चाहिए। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बताता हूँ मैं 3 घंटे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थ्योरी या कंपटीशन में वीक हो, आपको उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी है, आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को 2 घंटे दें। अगर आपको लगता है यू आर वेरी गुड विद द नंबर्स, आपको जरूरत नहीं है FR1 को 3 घंटे दें, आप 2.5 घंटा दें, आप 2 घंटा दें। तो ये केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा। तो फातिमा आप कंपनी लॉ दे दो ना। अगर आपका ग्रुप ए में FR1 कॉस्टिंग रहता है और ग्रुप बी पूरा ही रहता है, देखो FR2 MFA तो आप दे नहीं सकते क्योंकि आपका FR1 कॉस्टिंग रहता है, समझ आती है बात। वाई आर यू गोइंग विद द ऑडिट? ऑडिट के लिए FR2 की नॉलेज होना जरूरी है। आई वुड रिकमेंड कि आप FR1 कॉस्टिंग और कंपनी लो दे दो। सर टू बी ऑनेस्ट, वो जो सब्जेक्ट जो नया है डेटा रिस्क एंड एनालिसिस, मैं उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे उस सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज नहीं है। तो आई थिंक एक ऐसी चीज़ जिसकी मेरे पास इतनी नॉलेज है नहीं, या मैं उसका सब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं उस पर बात ना ही करूँ तो बेहतर है। अगर मेरे पास उसके हवाले से कुछ भी आइडिया होता तो मैं ज़रूर शेयर करता, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे सब्जेक्ट मतलब नाम तो पता है डेटा रिस्क एंड एनालिसिस, थोड़ा बहुत ये भी आइडिया उस सब्जेक्ट में क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट एग्जैक्ट उस सब्जेक्ट का कंटेंट क्या होगा, तो वो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता।
ना फातिमा, मैं दो पेपर तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप FAR 1 कॉस्टिंग और कंपनी लॉ दे दें। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि सर टैक्स में एग्जेम्पशंस प्रोविजंस हम डे 1 से कर तो लें, लेकिन इतने ज्यादा प्रोविजंस और एग्जेम्पशंस हैं कि याद ही नहीं होते। और उसके अलावा जो प्रोविजंस हैं वो एक दूसरे से मिक्स हो रहे होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो इसका क्या हाल है? इसका कोई ऑल्टरनेट है? देखो, पहले तो एक चीज समझ लो कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, यस दिस इज द करेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लेकिन ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो सबके लिए है। अगर आपको चीजें सेम लग रही है, आपको चीजें मिक्स हो रही है, तो ये बाकी लोगों के साथ हो रहा है। बाकी लोगों के साथ हो रहा है यानी कि जो अभी के F2 पढ़ रहे हैं उनके साथ हो रहा है, जिन्होंने पहले के F2 पढ़ा उनके साथ भी हुआ होगा। अगर उन्होंने भी इसी प्रॉब्लम चीज स्टेटमेंट के साथ इस पेपर को क्लियर किया है, तो इसका मतलब है कि आप पहले तो ये बात पे यकीन कर लो कि आप भी कर जाओगे। टैक्स के अंदर या कंपनी लॉ के अंदर या आने वाले सब्जेक्ट्स के अंदर तुम देखोगे बहुत चीजें मिक्स हो रही होती हैं, बहुत जगह पे नंबर ऑफ डेज की बात आ रही होती है, और आप कहते हो यार मैं कैसे याद रखूं। सर, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और इसका एक ही हल है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। जितना आप चीजों को बार 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 रिवाइज करेंगे, जितना आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मुश्किल लगता है लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिस से, रिवीजन से आप चीजों को एस कर जाते हो। लाइबा वॉल्यूम 1 अपडेटेड हार्ड फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में अपलोडेड है। वॉल्यूम 2 भी इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्ते में मैं अपडेटेड प्रोवाइड कर दूंगा। जी मुस्कान, आई किसी भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट में कंफर्टेबल हो तो आप ड्राइव से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। जी लाइबा, टेक्स्ट के लेक्चर्स अपलोड अपडेटेड है। जी जुल, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मोहम्मद जुल्किफ। जी, आप 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट को 3 3 घंटे देना चाहिए। फातिमा, फिर आप ये वाला रिस्क ले लो। आपका कंपनी लो अगर पास है तो फिर आप ऑडिट देख लो, लेकिन सिर्फ आपको एक एडिशनल मेहनत ये करनी पड़ेगी कि ऑडिट के पेपर में जो 2 3 FAR 2 के स्टैंडर्ड्स है उसकी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। सर, जब आप ऑडिट की क्लासेस लोगे ना तो वैसे आपको वो टीचर कवर करवा देंगे, तो आई गेस अगेन आपको एक दो पेपर तो नहीं, मैं तो रिकमेंड करूंगा 3 कम से कम आप दें। तो यस, फिर आप FAR 1 कॉस्टिंग और ऑडिट की तरफ चले जाए, अगर आपका बिजनेस लॉ क्लियर है और आप FA2 और MFA तो दे ही नहीं सकते। करण कुमार, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 2 सब्जेक्ट दो, 3 सब्जेक्ट दो, 4 सब्जेक्ट दो, जितने भी सब्जेक्ट दे रहे हो, हर सब्जेक्ट को डेली टाइम दो। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान का दिमाग ऐसा बनाया है कि अगर हम एक काम ज्यादा अरसे तक करें तो हमारी एफिशिएंसी उसमें कम होती है। तभी अगर आप देखें ना तो अल्लाह ताला ने नमाज के लिए 5 मुख्तलिफ वक्त मखसूस किए। अल्लाह ताला चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि भाई एक टाइम में आप 5 वक्त की नमाज पढ़ लें और बाकी अपना जो दिन है वो अपने मामलात में गुजारें। लेकिन अगर आप किसी प्रॉपर नमाजी की बंदे से पूछेंगे ना, जो कारोबार करते हैं या जॉब करते हैं और वो प्रॉपर नमाज को टाइम देते हैं, तो उनसे उनका फीडबैक लेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि यार ये जो नमाज का वक्फा आता है ना, इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे आपने शुरू के फर्स्ट हाफ में काम किया, फिर जोर की नमाज पढ़ी, आपने ध्यान थोड़ा डाइवर्ट किया, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब आप नमाज के बाद दोबारा कंटिन्यू करोगे, फिर आप असर की नमाज पढ़ते हो, आपने ध्यान थोड़ा डाइवर्ट किया, फिर आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो अल्लाह ताला ने इंसान का दिमाग इस तरह से बनाया है कि वो एक जैसा काम करके, मोनोटोन काम करके ना एफिशिएंसी लूज करता है। आपको लग रहा होता है कि आप 10 घंटे एक साथ पढ़ रहे हो, लेकिन आप एफिशिएंसी लूज कर रहे होते हो। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 2 3 4 जितने भी सब्जेक्ट दे रहे हो, डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट को टाइम दो। बनस्बत कि आज पूरा दिन मैंने FAR 1 पढ़ा, कल पूरा दिन मैं टेक्स्ट पढ़ूंगा, परसों पूरा दिन FAR पढ़ूंगा, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। नहीं लाइबा, तो अगर आपका टैक्स भी रहता है, सॉरी मैं अपनी बात समझ ही नहीं पा रहा हूँ सही से। अगर आपका बिजनेस लॉ कंपनी लॉ पास है और आपका टैक्स कॉस्ट और FAR 1 रहता है, तो वाई आर यू जंपिंग फॉर ऑडिट? मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको ऑडिट पे जंप करने के लिए। आपको FAR 1 कॉस्ट और टैक्स ही देना चाहिए। आप अगले मैसेज में करो मेरा टैक्स भी पास है। कंफ्यूज कर रहे हो? आई वुड रिकमेंड कि आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको प्रॉपर्ली एडवाइस कर दूंगा। नहीं, शायद अभी न्यू स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हुई। FAR 1 का कोर्स तकरीबन हफीज 90 आवर्स का है।
अब्दुल मुबीन, अब्दुल मुनीब, जिस अटेम्प्ट में नई स्कीम इंप्लीमेंट हो जाएगी तो डेफिनेटली उस अटेम्प्ट में आईक्यू में डाटा वाला पेपर पढ़ाया जाएगा। आईक्यूब ने उसका एक स्ट्रक्चर तो दे दिया है, मतलब स्कीम का, लेकिन अभी वो स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो ऑब्वियसली जब भी आईक्यूब इंप्लीमेंट करेगा तो 6 महीने पहले एटलीस्ट इंप्लीमेंट करेगा। जब भी आईक्यूब इंप्लीमेंट करेगा तो वो स्कीम में डाटा का पेपर आईक्यू में पढ़ाया जाएगा। अगर लेट से आईक्यूब के देता है कि सितंबर स्प्रिंग 2026 में डाटा का पेपर है, तो स्प्रिंग 2026 के जो भी एडमिशन होंगे उसमें डाटा का पेपर पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा। जी बिलाल, देखो थ्योरी के केस में ना, हाँ टेक्स्ट की थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो देखो 100% थ्योरी तो नहीं। एक तो मैंने आप लोगों के साथ इसी ड्राइव के ऊपर जो कैफ टू का फोल्डर है ओवरव्यू ऑफ द कोर्स, इसमें एक फाइल आ रही है टॉपिक्स टू बी रिटेन्ड, यानी हर चैप्टर में क्या क्या याद करना चाहिए, मैंने उसकी पूरी लिस्ट बना दी है। लाइक चैप्टर 1 में आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट क्या क्या याद करना चाहिए उसकी मैंने यहाँ लिस्ट बना दी है हर चैप्टर की। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको कंप्लीटली याद करने होते हैं। स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर 1 to 3, स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर 1 to 3, वो मेरे ख्याल है कि वॉल्यूम 2 में आएगा। और सेल्स टैक्स के एरिया की थ्योरी, इनकम टैक्स में रिटर्न असेसमेंट अपील वाला पोर्शन, ये कुछ एरिया ऐसा है जो मैंने ओवरव्यू वाली वीडियो, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी जिक्र किया होगा, और आगे जैसे जैसे आप क्लासेस लोगे ना आपके भी उसका जिक्र आएगा। कुछ 4-5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि 100% रट्टा लगाने पड़ता है, और बाकी सारे चैप्टर्स में क्या याद करना है क्या याद नहीं करना वो मैंने इस फाइल में लिख दिया। बिलाल, मैं आपका सवाल समझा नहीं कि एनपीओ और रेशियो के चैप्टर्स वीक हैं तो सो शुड आई चेंज योर प्लान पैटर्न। देखो, अगर आपने एक दफ़ा FR1 पढ़ा हुआ है और आप दोबारा पढ़ रहे हो तो ज़रूरी है कि फिर आप उसी प्लान को फॉलो करो। आप थोड़ा बहुत सीक्वेंस को आगे पीछे कर सकते हो। किसी टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है, किसी टॉपिक को ज़्यादा टाइम दो, कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो उसे कम टाइम दे सकते हो, बिल्कुल। अब्दुल्ला, मैंने अब जैसे बताया ना कि कुछ चैप्टर्स टेक्स्ट में ऐसे हैं जो पूरे याद करने पड़ते हैं, बाकी चैप्टर्स में जो याद करना है वो मैंने इस फाइल में लिख दिया है, और बाकी से प्रैक्टिस है। तो सर 3 पेपर के साथ पीपी कर लूँ अगली अटेम्प्ट में, कहते थे न्यू स्कीम की वजह से। हाँ फातिमा, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप पीपी अभी कर लें, अगली अटेम्प्ट में ना ले जाएं उसको, आपके पास अभी बर्डन कम है। अगर आप ऑडिट देते भी हो तो आपका ऑडिट का सब्जेक्ट नया होगा। FAR1 और कॉस्टिंग तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो यू विल हैव टाइम कि आप अभी पीपी दे दो। ठीक है। करण और बरियाब, करियन और सैयद बरियाब, अब दोनों का सवाल एक ही है कि सर हम 4 पेपर्स दे रहे हैं तो हमें 4 पेपर्स के साथ हैंड ऑन कोर्स देना चाहिए। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट कि आप 4 पेपर्स के साथ अभी हैंड ऑन कोर्स पिक करो। अगर करना भी है तो MS ऑफिस पिक कर लो, क्योंकि MS ऑफिस को आप ऑनलाइन कवर कर सकते हो, आपको क्लासेस फिजिकली जाके नहीं लेनी होगी अगर आप पहली बार 4 पेपर दे रहे हो। देखो, अगर लेट से आपने प्लान ये किया है मैं अभी 4 दूंगा और अगली पेपर 4 अटेम्प्ट में दूंगा, तो यस आप दोनों अटेम्प्ट में 4-4 पेपर दोगे, लेकिन अभी आपका बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस है 4 पेपर का, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप पीपी वगैरह साथ जोड़ लो। और अभी तो वैसे भी पेपर में 3 महीने का टाइम या 4 महीने का टाइम रह गया। आप 4 पेपर पे ही पूरा फोकस रखो, MS ऑफिस में एडमिशन ले लो, देख लेना उसकी क्लासेस टाइम मिले तो। वरना आप एक दफा 4 पेपर क्लियर करोगे इंशाल्लाह तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। अगली अटेम्प्ट में क्या करना, जैसे ही पहली अटेम्प्ट का पेपर दो फॉरन पीपी MS ऑफिस में क्लासेस लेना, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तुम्हारी पढ़ाई पे इतना ज्यादा फोकस नहीं होगा। तो शुरू के 1-1.5 महीने में तुम पीपी MS ऑफिस को अच्छा कवर कर लेना, फिर रिजल्ट आए तो अकॉर्डिंगली फिर रिमेनिंग 4 पेपर की तैयारी करना। फातिमा, स्टिल अगर आप 2 सब्जेक्ट्स पहली बार पढ़ रही हैं और एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है तो मेरे ख्याल है आप पीपी साथ मैनेज कर सकती है। इससे पहले जो मैं एडवाइस कर रहा था वो उन लोगों को कर रहा था जो पहली बार 4 पेपर दे रहे थे। अगर आप 4 पेपर पहली बार दे रहे हो, यानी कि पहली बार 4 पेपर की क्लासेस लोगे, तो फिर पीपी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आपके 2 सब्जेक्ट्स आप पहली बार पढ़ रही हैं, एक पढ़ाना है, मेरे ख्याल है आप पीपी मैनेज कर सकते हैं। साथ अली, क्योंकि ज़माना टेक्नोलॉजिकल हो गया है ना, मेरा ख्याल है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपके कैफ के लाइक ICAP ने 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था कि हम फाइनल के पेपर को कंप्यूटर बेस्ड करेंगे। पहले 2 पेपर्स किए, फिर 4 पेपर किए, फिर 6 पेपर किए, और अब सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड पेपर है।
और अब नेक्स्ट स्टेप में, मतलब अभी अगली अटेम्प्ट में तो नहीं, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट बाद आप देखेंगे कि आपके कैफ के पेपर्स भी कंप्यूटर बेस्ड होने हैं। तो जिस डायरेक्शन में दुनिया जा रही है, अगर आप उस डायरेक्शन में या उस तरह खुद को अडॉप्ट या चेंज नहीं करोगे, आप पीछे रह जाओगे। तो जब दुनिया ही या पेपर ही ऑनलाइन की तरफ होना है, पेपर ही फिजिकल नहीं होना, तो बड़ी अजीब सी बात है कि फिजिकल क्लासेस हो और ऑनलाइन पेपर हो। टू बी ऑनेस्ट, जो है, फिजिकली स्टूडेंट इतना ज़्यादा अब इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब 500 बच्चे अगर क्लास के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो मुश्किल से 50 लोग क्लासेस लेने के लिए आ रहे होते हैं, बाकी 450 लोग ऑनलाइन ही लेते हैं या रिकॉर्डिंग्स ही लेते हैं। अब्दुल्ला, प्रैक्टिस से ही याद हो जाएगा आपको। फॉर्मेट का कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप 2 4 5 10 सवाल सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। करण, मतलब आपने हर टॉपिक को कवर कर लिया। अब हर टॉपिक को कवर करने के बाद, हर टॉपिक के साथ साथ ही आपने होपफुली पास पेपर्स भी कवर किए होंगे। उसके बाद बस आप अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास Q&A में भी लोगों ने सवाल पूछे हैं। मनाइल, आई होप कि मैंने जो इतनी सारी डिस्कशन की थी उसमें आपको अपने सवाल का आंसर मिल गया होगा। लेकिन स्टिल मैं थोड़ा सा इसके ऊपर शॉर्टली बात कर दूं कि अगर आपके एक सब्जेक्ट में एक स्कोर आया, अब क्या मैं उसकी प्रैक्टिस करूं, क्या मैं उसी टीचर से दोबारा क्लासेस लूं, क्या मैं टीचर चेंज करूं, ये ऐसी चीजें हैं कि अगेन आई डोंट नो कि आपके दिमाग में क्या है। मुझे आपकी सिचुएशन नहीं पता, इसका डिसीजन आपने खुद लेना है। इफ यू आर सेटिस्फाइड कि यार आपके टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, चीजें उसने कॉन्सेप्चुअली समझाई थी, वो आपको समझ आई थी, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप टीचर चेंज करो। अगर टीचर ने आपको समझाया है और आपको वो चीजें समझ आई है, यानी कि आपकी टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच की है, और आपको पता है कि मेरा पेपर प्रैक्टिस कम करने की वजह से या टाइम मैनेजमेंट की वजह से रुका है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप टीचर चेंज करें। आप उसी टीचर के नोट से पढ़ें। उस टीचर की दोबारा क्लासेस लेनी है नहीं लेनी, ये आपने डिसाइड करना। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है यार मैंने जिस टीचर से क्लासेस ली थी, मेरी उससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करी, मुझे उसकी बात इतनी अच्छी समझ नहीं आई, तो आप टीचर चेंज करें। लेकिन अगर आपकी अपने पुराने टीचर से अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच हुई है और आपको सब कुछ समझ आया है, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप टीचर को चेंज करें। ठीक है लाइबा, मैं इंशाल्लाह इस पर रिप्लाई कर दूंगा। जी मनाइल, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि अगर आपने 3 पेपर्स दिए थे, पास नहीं हुए, और यू आर कॉन्फिडेंट कि अब आप उस 3 को रिवाइज और चौथा सब्जेक्ट दे दोगे, तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आपको 4 पेपर दे देने चाहिए। अब्दुल मोमीन, अब्दुल मुनीब, मुनीब, अब्दुल मुनीब, मैं ड्राइव का लिंक वैसे दोबारा शेयर कर दूंगा। लेकिन जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे ना, तो आपके पास इसी तरह की ड्राइव ओपन होगी जो मेरी स्क्रीन पे शो हो रही है। इसमें कैफ 2 के फोल्डर में पहला ही फोल्डर आ रहा है, ओवरव्यू ऑफ द कोर्स, और इसमें एक वर्ड फाइल आ रही है, टॉपिक्स टू बी रिटेन। ये मतलब यहाँ अवेलेबल है ऑलरेडी। सैयद, मैं थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ। अच्छा, ये सारे लोग सुन लें कि टेक्स्ट में हमें क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना। देखें, टेक्स्ट में ना, स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये स्टडी टेक्स्ट का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3 है। मेरी जो वॉल्यूम 2 आएगी, इसमें उसकी अलग सीक्वेंस होगी। आपने ये लाजमी याद करना है, आपने ये लाजमी याद करना है, आपने ये लाजमी याद करना है। इसके बाद, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टडी टेक्स्ट, ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाए। आईकेप की स्टडी टेक्स्ट का जो चैप्टर 1, 2, 3 है ना, ये आपने लाजमी याद करना है। इससे इससे 8 से 10 मार्क की थ्योरी टेस्ट होती है। इससे 8 से 10 मार्क की थ्योरी टेस्ट होती है। उसके बाद आपके पास सिल्स टेक्स्ट की थ्योरी है,
अच्छा, सेल्सियस की थ्योरी कौन सी है सर? सेल्सियस की थ्योरी में आपका सर असद वाला पोर्शन है, जो सर असद ने पढ़ाया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, बुक कीपिंग, इनवॉइसिंग, ये सारी चीजें आ रही हैं। ये आपने याद करनी है। इससे भी आप 8 से 10 मार्क की थ्योरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर आपके पास इनकम टैक्स में अगेन रिटर्न, असेसमेंट और अपील के 3 चैप्टर्स हैं, जो कि सर असद ने पढ़ाए, ये आपने याद करना है। इससे आपकी 8 से 10 मार्क की थ्योरी आ सकती है। तो स्टडी टैक्स का चैप्टर 1 to 3, सेल्सियस की थ्योरी में सर असद वाला पोर्शन, और इनकम टैक्स की थ्योरी में रिटर्न, असेसमेंट, अपील, सर असद वाला पोर्शन। ये आपने एरिया तो लाल याद करना ही है। इससे इन टोटालिटी आपकी 25 से 30 मार्क की थ्योरी आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इनकम टैक्स में, ठीक है, और सेल्स टैक्स में जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है, जो मैंने पढ़ाया है, जिसमें आप देखोगे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, लॉसेज हैं, एग्जेम्पशंस हैं, और एओपी की टैक्सेशन है। सेल्स टैक्स में जब आओगे तो सप्लाई की डेफिनेशन है, सेल्स की डेफिनेशन है, वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है, टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है, इसकी थ्योरी मैं कहूंगा ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों कहूंगा? अगर तो आप बहुत ही रिस्क अवर्स तैयारी करना चाहते हो, अगर तो आप कैफ 2 में मैरिट सर्टिफिकेट प्लान कर रहे हो, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर पेपर में जाना चाहते हो, आपके पास टाइम है, तो आप इसकी थ्योरी याद कर लो। लेकिन अगर टाइम नहीं है, तो फिर मैं इसकी थ्योरी पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करता, क्योंकि इसकी थ्योरी में ना याद करने के लिए बहुत कुछ है। और इसकी थ्योरी में से मुश्किल से 10 मार्क की थ्योरी टेस्ट होगी। यहाँ से तो मुझे पता है ना 25-30 मार्क की थ्योरी टेस्ट होगी। यहाँ से हो सकता है 5-10 मार्क की थ्योरी आ जाए, हो सकता है कि कॉन्सेप्ट या सिनेरियो बेस्ड सवाल आ जाए, हो सकता है सिनेरियो बेस्ड सवाल आ जाए। तो ये वाली थ्योरी ऑप्शनल है। मेरिट सर्टिफिकेट को टारगेट कर रहे हो या 100% कॉन्फिडेंस एग्जाम में बैठना चाहते हो, तो इस थ्योरी को भी कर लो। लेकिन ये 3 एरिया की थ्योरी तो आपने बेर मिनिमम करनी है। इससे आपकी 20-25 मार्क की, 30 मार्क की थ्योरी आएगी। स्टडी टैक्स का चैप्टर 1 to 3, सेल्स टैक्स में सर असद का थ्योरी पोर्शन, इनकम टैक्स में सर असद का थ्योरी पोर्शन, ये तो आपने लाजमी याद करना है। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स का वो एरिया जो मैंने पढ़ाया है, जिसमें 5 हेड्स ऑफ इनकम है, इंट्रोडक्शन इन की कॉन्सेप्ट है, लॉसेस का चैप्टर है, एग्जेम्पशन का चैप्टर है, ईओपी की टैक्सेशन है। सेल्स टैक्स में जो एरिया मैंने पढ़ाया है, जो सारा कॉन्सेप्चुअल एरिया है, अगर टाइम है तो इसकी थ्योरी याद कर लो। अगर नहीं भी करते कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये वाली थ्योरी आपको लाजमी याद करनी। सर, एक जनरल इशू है आईक्यू में कि लाइब्रेरी में आउटसाइड स्टूडेंट्स भी बहुत आ जाते हैं, जिसकी वजह से आईक्यू के स्टूडेंट्स को जगह नहीं मिलती। और सर मैनेजमेंट को भी बोला था, लेकिन इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। हफीज, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी दिस। अच्छा, इस तरह की कोई चीज़ हो तो आप लोग भले मुझे बस एक व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करें इंडिविजुअल। मैं होपफुली जो है ना, इससे मैनेजमेंट से बात करके इसको रिजॉल्व करवाता हूँ। सर, मैं साथ में जॉब भी करती हूँ, तो किस तरह टाइम मैनेज करूँ ग्रुप ए के सब पेपर्स के लिए? जैनब, आपने पहले अगेन अपनी सिचुएशन आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी जॉब टाइमिंग्स क्या है। जॉब टाइमिंग्स के अलावा आपके ऊपर अगर लेट से घर की जिम्मेदारी वगैरह है, उसका कितना टाइम लगता है, और आप ये देखो कि आप अपनी पढ़ाई को डेली बेसिस पे कितना टाइम दे सकते हो। इफ़ यू थिंक कि आप डेली बेसिस पे टाइम वगैरह निकालने के बाद, जॉब का टाइम, घर का काम निकालने के बाद पढ़ाई को 2.5-3 घंटे दे देते हो, आप एक पेपर दो। 2-3 पेपर की तरफ रश मत करो। इफ़ यू थिंक कि जॉब के बाद, पढ़ाई के बाद, अपनी मतलब पढ़ा जॉब के अलावा, घर के काम के अलावा आप अपने पढ़ाई को 5 से 6 घंटे दे सकते हो, आप 2 पेपर की तरफ जाओ। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जॉब के साथ आप कितना टाइम मैनेज कर सकते हो, आपको उतने पेपर्स की तरफ जाना चाहिए। 1-2, अगर लेट से कि 2-3 घंटे की जॉब पर आपको लगता है मैं 9 घंटे पढ़ाई को दे सकती हूँ, आप 3 पेपर्स की तरफ जाएं। चलिए सर, आई होप कि इट वॉज या इट इज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह आप लोगों से इस कैफ 1 और कैफ 2 के कोर्स में रेगुलर हमारी मीटिंग होती रहेगी। मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी तो हमारी एक ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट हुई थी, अब इंशाल्लाह आप इस शेड्यूल को फॉलो करें, तो हर वीक आप लोगों का एक Q&A सेशन कंडक्ट हो, ताकि उस वीक की जो भी प्रोग्रेस थी, उस वीक का जो भी टारगेट था, कि फॉर एग्जांपल हमने वीक 1 में IS1 में FAR1 में बोरिंग कॉस्ट कवर करना है, वीक 1 में टैक्स में फला चैप्टर कवर करना है, तो हर वीकेंड पे उस चैप्टर की जो भी क्यूरीज वगैरह है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ साथ आंसर हो। और एक आप लोगों के साथ एक गपशप रहेगी, तो आप लोगों को मोटिवेट भी करता रहूंगा, और एक दूसरे से इंशाल्लाह चीज़ों को सीखते रहेंगे। तो आज की अपनी इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते या जो भी हमारा Q&A सेशन होगा, उसमें मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।